Hello. Online students, please confirm. Am I audible and visible to you? कर देगा। माउस देना हो गया तेरा सेटिंग सब कुछ। ओके चलो, कैन वी गेट स्टार्टेड? ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। चलिए, कल हमने चैप्टर नंबर 9 शुरू किया था। वी कवर्ड ऑडिट ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड वी आल्सो कवर्ड गवर्नमेंट ऑडिट पार्ट। टुडे आवर डिस्कशन विल बी ऑन ऑडिट ऑफ ट्रस्ट एंड सोसाइटीज, जो हमने पार्ट डी में रखा है, एंड पार्ट ए दैट इज ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। उसे कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या क्या स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपको स्पेसिफिकली ख्याल में रखना है, ये आपको बताया जाएगा। देखो ऑनेस्टली गाइस, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे सबसे पार्ट ए के बजाय गवर्नमेंट ऑडिट पे क्वेश्चन आ जाना, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे ऑडिट पे क्वेश्चन आ जाना, ये ज्यादा कॉमनली आपको देखने को मिलेंगे। बट फिर भी एक आध क्वेश्चन पार्ट ए से आपको आता ही है। वो क्वेश्चन क्या हो सकता है, पहले मैं आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस मार्क करवा के देता हूं, फिर उनको हम डिस्कस करेंगे, एंड देन इन द एंड वी विल गो टू पार्ट डी, दैट इज ऑडिट ऑफ ट्रस्ट इन सोसाइटीज, जो अपेरेंटली कुछ 4-5 नए पेज आईसीआई ने लिख के दिए हैं आपको न्यू सिलेबस के अंदर। ऑब्वियसली उधर क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है, बिकॉज वो न्यू एडिशन है आपके सिलेबस में। आज वैसे ही पूरा दोनों पार्ट डिस्कस करके चैप्टर 9 को कंप्लीट करेंगे। आइए, इन चैप्टर नंबर 9, कम टू पेज नंबर 9A.2। कुछ चीजें आपको मार्क करवाता हूं, वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस मार्क कर लीजिए, फिर हमारा डिस्कशन शुरू करेंगे। सबसे पहले ऑडिट ऑफ लोकल बॉडी, यहां पर काफी कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। द फर्स्ट कॉमन क्वेश्चन इज टाइप ऑफ रेवेन्यू ग्रांट्स, उसको मार्क कर लीजिएगा, ये हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन कैन बी नेक्स्ट पेज 9A.5, कैन यू सी ऑडिट प्रोग्राम फॉर लोकल बॉडीज, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। ऑडिट प्रोग्राम के अंदर ये जो ऑडिटर्स कंसर्न्स है ना, इसको हम ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हैं, रिपोर्टिंग एरियाज भी बोल सकते हैं, इस पे भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है। मतलब द एंटायर ऑडिट प्रोग्राम कैन बी आस्क्ड, और अ क्वेश्चन कैन बी ऑन ऑडिटर्स कंसर्न्स, मतलब रिपोर्टिंग एरियाज, ऑब्जेक्टिव्स व्हेन यू आर डूइंग ऑडिट ऑफ अ लोकल बॉडी, दिस कैन बी वन स्पेसिफिक क्वेश्चन, इसे भी मार्क कर लीजिएगा। अदर देन दिस लोकल बॉडी में आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। वही ऑब्जेक्टिव में जो पॉइंट नंबर 2 है ना, यही सेम मैंने ऊपर क्लब कर दिया है। दिस पॉइंट नंबर 2 is this only, nothing else। वो दोनों सेम ही है, इसीलिए आपको वहीं पे मार्किंग दे दिया। वो इनडायरेक्टली नथिंग बट ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव थे व्हेन यू आर डूइंग ऑडिट ऑफ अ लोकल बॉडी। ये कॉमन क्वेश्चन है ऑडिट ऑफ अ लोकल बॉडी में। हाँ, हालांकि मैं मानता हूं पार्ट ए में ऑडिट ऑफ लोकल बॉडी काफी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। इसमें से ऑडिट प्रोग्राम पूछ ले, ऑब्जेक्टिव पूछ ले, टाइप्स ऑफ रेवेन्यू ग्रांट्स पूछ ले, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़िएगा, ऑडिट ऑफ एनजीओ हो गया, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो गया, आप एक बार रीड कर सकते हो। मतलब कोई 5-6 अटेम्प्ट में एक आध बार आने का प्रोबेबिलिटी है, तो आई वुड रेकमेंड थोड़े लीस्ट प्रिफर्ड एरियाज। इन द एंड इफ यू रीड देम वंस इट्स फाइन। इनका भी जनरल आंसर लिखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट जनरल स्टेप्स मैं आपको बता दूंगा, ओवरव्यू दे दूंगा। उनके बेसिस पे अगर आपने रीडिंग करके रखा तो एक बार आप आंसर लिख पाएंगे। यू कैन जस्ट इग्नोर देम और रीड वंस व्हेन यू गेट टाइम। इट्स नॉट समथिंग जहां पे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है। आगे आइए सीधा, ऑडिट ऑफ फर्म, दैट इज पार्टनरशिप फर्म, पेज नंबर 9A.10। यहां पे 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर स्टार्टिंग द पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट,
एंड एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट फॉर अ पार्टनरशिप फर्म। अगले पेज पे मिलेगा एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। दीज टू आर वेरी कॉमन क्वेश्चंस। हालांकि नीचे कुछ और मैटर्स भी आएंगे, बट इनके बजाय एडवांटेजेस एंड ऑडिट शुरू करने से पहले क्या मैटर्स कंसीडर करने होते हैं, ये दोनों ज्यादा कॉमन है। हालांकि मैं आपको ये मैटर्स भी एक बार रीड जरूर करवाऊंगा, घबराइएगा मत, बिकॉज पार्टनरशिप काफी डिटेल में लिख के दिया है ऑडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अगर लोकल बॉडी पे क्वेश्चन नहीं मिला तो एलएलपी या पार्टनरशिप में से एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है पार्ट ए में। पार्टनरशिप में 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑडिट शुरू करने के पहले क्या मैटर्स कंसीडर करेंगे, ऑडिट के दौरान क्या मैटर्स कंसीडर करेंगे, एंड एडवांटेजेस क्या है ऑडिट के। इसमें एडवांटेजेस एंड मैटर्स बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट आर मोर इंपॉर्टेंट, बट ऑब्वियसली तीनों ही आपको आने चाहिए। फिर आइए एलएलपी के अंदर। एलएलपी के अंदर भी आपको एडवांटेजेस वाला एक क्वेश्चन मिलेगा इन योर एलएलपी पार्ट। सबसे पहले एडवांटेजेस और पर्पस ऑफ ऑडिट फॉर एलएलपी, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। दूसरा, इधर भी कुछ मैटर्स या ऑडिटर्स ड्यूटी मिलेंगे, क्या ना सी ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ एलएलपी, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। फिर आगे आइए, कम टू ऑडिट ऑफ अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन सिमिलर टू एनजीओ, रीड करके छोड़ सकते हैं, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। ऑडिट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दैट इज स्कूल कॉलेज भी आप एक बार रीड करके छोड़ सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिफिक इधर पूछेगा, दिमाग लगाने का जरूरत वैसा नहीं लगता है। अब सर 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, एक है ऑडिट ऑफ अ हॉस्पिटल, एक है ऑडिट ऑफ अ सिनेमा हॉल। जब आपको पार्टनरशिप पे क्वेश्चन नहीं आया, लोकल बॉडी पे क्वेश्चन नहीं आया, फिर भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछना है, तो कभी कभी हॉस्पिटल का ऑडिट कैसे करोगे, उसका प्लानिंग कैसे करोगे, प्रोग्राम कैसे बनाओगे, इस पे 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। या ऑडिट ऑफ अ सिनेमा हॉल पे क्वेश्चन आ सकता है। सिनेमा हॉल में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है इंटरनल कंट्रोल का, वहां वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑडिट ऑफ अ हॉस्पिटल कैन बी अ जनरल क्वेश्चन, थोड़ा आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एंड दिस हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स। 4 मार्क के लिए कोई भी आप 4 पॉइंट लिख सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं होता है। आपको कैसे 4 पॉइंट पिक करने होंगे, आई विल गिव यू एन ओवरव्यू, आप इजीली एक बार रीड करने के बाद पिक कर सकते हो, कोई एडिशनल एफर्ट की जरूरत नहीं है। ऑडिट ऑफ क्लब इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, रीड करके इग्नोर कर सकते हो एक बार। ऑडिट ऑफ अ सिनेमा हॉल में पॉइंट नंबर 1 को मार्क कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सिनेमा हॉल में स्पेसिफिकली पॉइंट नंबर 1 दैट इज ऑन इंटरनल कंट्रोल, वो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा, सिनेमा हॉल में कंट्रोल चेक करने के लिए क्या क्या चीज ख्याल में रखोगे। ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार रिपीट हो सकता है, यू शुड नो दैट। नेक्स्ट आ जाइए, ऑडिट ऑफ अ हायर परचेस कंपनी एंड लीजिंग कंपनी। ऑनेस्टली क्वेश्चन अनकॉमन है, फिर भी आपको एक सिंपल ट्रिक दे दूंगा जिसके बेसिस पे आप आंसर लिख पाओगे। पूरे पॉइंट में सिर्फ नंबर 3 रीड करना है। क्या रीड करना है? नंबर 3, जस्ट रीड 1 पॉइंट, बाकी ज्यादा दिमाग मत लगाना। लीजिंग कंपनी में ऑनेस्टली मोर देन दी ऑडिट, हालांकि ऑडिट वाला पार्ट आएगा यहां पे ऑडिटर के प्रोसीजर के अंदर, जिसमें भी नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगले पेज पे मिलेगा आपको 9A.25, कैन यू सी ऑडिटर्स प्रोसीजर, उसके अंदर पॉइंट नंबर 3 को मार्क कर लीजिए। आंसर लिखने के लिए वो सफिशिएंट है, बट एक्चुअली में क्वेश्चन ऑडिट प्रोसीजर पे नहीं आता है, क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज, जो आपने अकाउंट्स के अंदर भी पढ़ा होगा। यहाँ एक अच्छा डिफरेंस दिया हुआ है, ये डिफरेंस मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। ऑल्दो हो सकता है इस बार से सिचुएशन बदल जाए, ओल्ड सिलेबस में एएस के क्वेश्चन ऑडिट में आते थे, अब से एएस खुद ही अकाउंट्स में बहुत डिटेल में है, तो शायद एक क्वेश्चन अकाउंट्स में देखने को मिले, ना कि ऑडिट में। एनीवेज क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, अगर किधर भी मिलेगा तो फायदा होगा, ये डिफरेंस पढ़ना चाहिए। आगे आइए, ऑडिट ऑफ होटल, मेरे को टाइम पास लगता है, यू कैन जस्ट इग्नोर। लास्ट में मैंने क्वेश्चन इंक्लूड करके रखा है दयाल सिंह कॉलेज का, दिख रहा है कि आपको एक क्वेश्चन, इसे मार्क कर लीजिएगा। ये सेम क्वेश्चन ही बहुत बार रिपीट हुआ है, मतलब आई डोंट नो व्हाई, आईसीआई को क्यों पसंद है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने रख दिया है। नॉर्मली मैं मॉड्यूल में क्वेश्चन नहीं रखता हूं, बट जो क्वेश्चन मुझे लगता है ना आईसीआई को बहुत ज्यादा पसंद है, कभी भी रिपीट कर देते हैं, दे गेट बोर्ड ऑफ एनीथिंग, दे जस्ट पुट दिस क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ सच क्वेश्चंस। ये आपको फोकस एरियाज रखने चाहिए। तो मतलब जब मैं चैप्टर 9 में आऊंगा, पहले तो पार्ट ए में जाऊंगा ही नहीं, पढ़ने के लिए क्या जाऊंगा? गवर्नमेंट ऑडिट। क्या पढ़ने जाऊंगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट। फिर एक्चुअली जाऊंगा ऑडिट ऑफ ट्रस्ट एंड सोसाइटी पार्ट डी। पहले बी सी डी पढ़ूंगा, फिर ए पे आऊंगा, क्योंकि एक्चुअली में वहां पर आरओआई बेटर है। वापस से रिपीट करता हूं, सेल्फ स्टडी के दौरान स्टार्ट विद गवर्नमेंट ऑडिट, देन गो टू कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट, देन गो टू ऑडिट ऑफ ट्रस्ट एंड सोसाइटी, एंड इन द एंड कम टू पार्ट ए। फिर पार्ट ए में भी जो मैंने आपको मार्क करवाए उतना ही पहले पढ़ना,
इतना अगर पढ़ लिया तो मान के चलिएगा आपका 80% कवरेज इस चैप्टर का हो गया है। मतलब कोई एक आध क्वेश्चन ना आए ऐसा हो सकता है, बाकी क्वेश्चंस आपको आ जाने चाहिए इस अप्रोच के साथ में फ्रॉम दिस चैप्टर। ऑनेस्टली चैप्टर बहुत भाई याद है, कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ऐसे चैप्टर को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते हो। 12 मार्क का पेपर आएगा ही आएगा, समझ रहे हो। और अगर वो 12 मार्क का पेपर आएगा मतलब 3 क्वेश्चन आएंगे, प्रॉब्लम क्या होगा, वो 4-4 मार्क का क्वेश्चन ना, ऐसे क्वेश्चन, एंड यू नो इन ऑडिट 1 क्वेश्चन विल हैव 4 पार्ट्स। इट कैन बिकम पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, बट बिकॉज ऑफ 1 क्वेश्चन आई मे नॉट बी एबल टू ऑप्ट फॉर दैट एंटायर क्वेश्चन। दिस इज अ बंडल ऑफ 4 क्वेश्चंस, तो वो खराब ना हो, इसीलिए आप ऐसे चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पढ़ना आपको पड़ेगा, जो अप्रोच में बोलता हूं वो फॉलो कर लेंगे तो काफी होगा। हमारा कल डिस्कशन पार्ट बी पार्ट सी पे हो गया था, अब हम पार्ट ए में जो इंपॉर्टेंट मार्क किया है वो डिस्कस करते हैं। इन द एंड वी विल गो टू पार्ट डी। आई विल ऑल्सो शो यू सम क्वेश्चंस एंड that's how we will finish our discussion on chapter 9. आइए, let's come to part A of chapter number 9. सबसे पहले ना एकदम स्टार्ट में फर्स्ट पेज में 9A.1 में कुछ जनरल स्टेप्स लिख के दिए। अगर कोई एकदम जनरल क्वेश्चन आ जाए, अब सिनेमा हॉल का ऑडिट कैसे करोगे, हॉस्पिटल का ऑडिट कैसे करोगे, क्लब का ऑडिट कैसे करोगे, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट कैसे करोगे, एनी जनरल क्वेश्चन, ये बहुत कॉमन था ओल्ड से ओल्ड सिलेबस में, जब 8-8 मार्क के क्वेश्चन आया करते थे। आजकल ऐसा कोई 8 मार्क का क्वेश्चन 10 मार्क का क्वेश्चन आता ही नहीं है। 16 मार्क के क्वेश्चन में भी 4 पार्ट होते हैं, 4 into 4। You get my point? So मैक्सिमम 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है ऑन अ रियली हायर साइड। तो ये अप्रोच बहुत कम रेलेवेंट हो गया है, फिर भी बोल देता हूं, इफ देर इज एवर अ जनरल क्वेश्चन ऑन ऑडिट ऑफ एनी टाइप ऑफ एंटिटी, हाउ डू आई राइट एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स। उसके लिए कुछ जनरल पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक बात सोचिए, हम कर तो स्टैट्यूटरी ऑडिट रहे हैं, अब स्टैट्यूटरी ऑडिट में चाहे कोई सा भी बिजनेस रहेगा, तुम सिनेमा हॉल रन कर रहे हो, हॉस्पिटल रन कर रहे हो, कुछ भी रन कर रहे हो, कंट्रोल्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो कहना इसे मुझे आपके बिजनेस के कंट्रोल समझने पड़ेंगे। आपके बिजनेस में रिसीट्स मतलब पैसे का इनफ्लो का सोर्स क्या है, आपके इनकम का सोर्स क्या है। हर किसी के इनकम के सोर्स अलग अलग हो सकते हैं। हॉस्पिटल का इनकम अलग रहेगा, एंड फ्रॉम अ सिनेमा हॉल पॉइंट ऑफ व्यू इनकम का सोर्स विल बी डिफरेंट। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। उनके लिए जो भी इनकम के सोर्सेस हैं, रिसीट्स के सोर्सेस है, उस पर 2 पॉइंट लिख दीजिएगा। कोई भी उनके जो डेडिकेटेड एक्सपेंसेस होंगे, उन एक्सपेंसेस में आप 2 पॉइंट लिख दीजिएगा। मतलब अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट है, मतलब आपको इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटीज, ये 4 चीजें चेक करनी होगी। तो सबके अराउंड अगर एक एक पॉइंट भी आप लिख दोगे तो भी आपके 4 पॉइंट क्रिएट हो जाएंगे। अब ऑब्वियसली आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई अगर हॉस्पिटल का बात करेंगे तो आपको पैसा जो पेशेंट से आ रहा है वो आपके लिए इनकम रहेगा। मेडिकल सर्विसेज वगैरह जो प्रोवाइड कर रहे हैं उससे आपको इनकम आ सकता है। लेबोरेटरीज के टेस्ट वगैरह हो रहे होंगे उससे आपको पैसा आ सकता है। सिनेमा हॉल है तो टिकट्स बेच के आपको पैसा मिलेगा। फूड मार्ट से जो आपका वो जो पॉपकॉर्न वाला बिजनेस रहता है उससे पैसा मिलेगा। पार्किंग कैन बी अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर यू। एडवर्टाइजमेंट कैन बी अ सोर्स ऑफ इनकम। थोड़ा दिमाग इतना लगाना पड़ेगा, इसीलिए एक रीडिंग जरूरी है, रीडिंग पूरा करना चाहिए। बट अल्टीमेटली अप्रोच क्या होना चाहिए भाई, इनकम के अराउंड 1-2 पॉइंट, एक्सपेंस के अराउंड 1-2 पॉइंट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज के अराउंड 1-2 पॉइंट। अरे एसेट लायबिलिटी में ना एक शॉर्टकट लगाना, असर्शन उठाना और लिख देना। सोचो बैलेंस शीट के अंदर कुछ असर्शंस थे, हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए क्या देखते थे, एग्जिस्टेंस, क्या देखते थे, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, क्या देखते थे, वैल्यूएशन। इसको पिक करके सेंटेंस लिख देना 2-3 और आपका आंसर एकदम उनके आंसर के करीब हो जाएगा। मतलब ये वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन है जब एकदम जनरल क्वेश्चन आ जाए, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो मैं उस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करूं, मुझे वो क्वेश्चन लिखना तो पड़ेगा क्योंकि मैंने उसको चूज कर लिया है कि मेरे को चारों क्वेश्चन आंसर देने। तो तब ये आंसर लिखने के लिए कंट्रोल पे 1 पॉइंट, इनकम या रिसीट्स पे 1 पॉइंट, एक्सपेंस पे 1 पॉइंट, एसेट लायबिलिटीज के ऊपर 1 पॉइंट, एंड जनरली एक कॉमन पॉइंट आता है स्टार्टिंग के अंदर। कोई भी एंटिटी रहेगा, कोई भी बिजनेस रहेगा, अब वो ट्रस्ट है, सोसाइटी है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, कंपनी है, व्हाटएवर इट इज, कहना इससे उसका लॉफुल कंस्टिट्यूशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लॉफुल कंस्टिट्यूशन। इज दिस एंटिटी कंस्टिट्यूटेड लॉफुली? क्या इंपॉर्टेंट जो लोग हैं आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, पार्टनर्स होंगे, ट्रस्टीज होंगे, इनके मीटिंग्स होंगे इंपॉर्टेंट, जहां मीटिंग्स में क्या लिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे, उन मीटिंग के मिनट्स हमको मिलने चाहिए। इनका अकाउंटिंग का तरीका कैसा है वो हमें समझना चाहिए, कंट्रोल्स हमने चेक करना चाहिए। ये कुछ ऐसे जनरल पॉइंट है जो आप किधर भी अप्लाई कर सकते हो। आइए मेरे साथ में जनरल पॉइंट्स का एक लिस्ट दिया है, वो रीड कीजिए। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको हेल्प करेगा
ओनली एंड ओनली फॉर वन क्वेश्चन। अगर गलती से आया तो, फॉर एग्जाम्पल ऑडिट ऑफ अ क्लब, अगर क्वेश्चन आ गया तो मेरे को क्या देखना पड़ेगा, क्लब के अंदर जो मेंबर्स हैं उनसे पैसा लिया जाता है क्या? तो उनसे दो टाइप का फीस हो सकता है, एक हो सकता है लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस, एक हो सकता है एनुअल मेंबरशिप फीस। बराबर है कि नहीं है सर? क्लब के अंदर एक्टिविटीज होगी, रेस्टोरेंट्स रहेगा, फूड आइटम्स वगैरह रहेंगे, उनको बेच के भी पैसा आता होगा, उसके ऊपर एक पॉइंट लिखना पड़ेगा। क्लब के लिए एक्सपेंसेस होंगे, मेंटेनेंस कॉस्ट रहेगा, क्लब के अंदर इक्विपमेंट्स वगैरह आपको रखने पड़ेंगे, उसके आपके कॉस्ट रहेंगे, उसके अराउंड आप एक पॉइंट लिख सकते हो। मतलब आप थोड़ा उसके अराउंड अगर सोचेंगे, एक रीडिंग करके रखेंगे, दिस विल गिव यू अ डायरेक्शन। अगर रीडिंग किया हुआ तो आप उसके अराउंड आराम से 4 पॉइंट लिख पाएंगे। ऐसा मैक्सिमम एक क्वेश्चन आ सकता है, मैक्सिमम। इसके लिए वापस से बता रहा हूं, सारे बैठ के याद करके कुछ फायदा नहीं होगा। ये पॉइंट्स याद रखना, एक बार सबको रीड करके रखना, दैट इज सफिशिएंट। इज गोइंग टू बी अ 4 मार्क क्वेश्चन। ट्राई योर साइड से आंसर लिखने का, 2 तो आ ही जाएगा। यही बेस्ट अप्रोच है इस घटिया क्वेश्चन के लिए। इसके अलावा जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है उसके लिए प्रिपरेशन करने की जरूरत है, दैट आई विल हेल्प यू आउट। इज दिस क्लियर टू यू? आइए सबसे पहला चीज चेक करेंगे कि भाई ये जो एंटिटी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन लॉफुल है या नहीं है। इसमें हम क्या चेक करते हैं सर? जनरली आपके पास में जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, ट्रस्ट है, कंपनी है, कैन आई से उसके कुछ इंपॉर्टेंट लॉज एंड रेगुलेशंस रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डीड्स रहेंगे, आपके मेंबर्स के, डायरेक्टर्स के, ट्रस्टी से कुछ पावर्स रहेंगे, उनके इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के मिनट्स रहेंगे। ये जनरली हमने देखने चाहिए जब हम इवैल्यूएट करते हैं क्या ये बिजनेस लॉफुली कंस्टिट्यूटेड है या नहीं। जनरली कॉन्स्टिट्यूशन के अराउंड 4 पॉइंट दिए हैं, आप इनमें से कोई भी 1 या 2 पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरा चीज सर, ऑब्वियसली हमने कंपनी के अंदर एंटिटी में कंट्रोल्स कैसे हैं उन्हें समझना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए। तो अंडरस्टैंड द कंट्रोल्स एंड देन इवैल्यूएट द कंट्रोल। सिनेमा हॉल है तब भी कंट्रोल रहेंगे, हॉस्पिटल है तब भी कंट्रोल रहेंगे, हर बिजनेस में कंट्रोल होता है। तो सर सबसे पहले अंडरस्टैंड दीज कंट्रोल्स एंड देन इवैल्यूएट दीज कंट्रोल्स। क्या इस बिजनेस में कंट्रोल्स क्या है, रिलायबल है क्या? एक आध एग्जांपल लिख करके कंट्रोल्स पे एक पॉइंट जरूर लिखिएगा। उसके बाद में देखो सर उस एंटिटी के अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, उन्होंने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या क्या मेंटेन किए। अब एक बात बताओ, कोई सा भी एंटिटी हो 2 रिकॉर्ड तो मेंटेन करेगा ही, जितने भी रिसीट्स है उसके रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, एक्सपेंसेस के रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज के रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, ये तो बेयर मिनिमम है। इसके अलावा ऑब्वियसली हॉस्पिटल है तो पेशेंट का रजिस्टर मेंटेन करेगा, क्लब है तो मेंबर्स का रजिस्टर मेंटेन करेगा। अब ये एक आध पॉइंट दिमाग लगाना पड़ेगा कि एडिशनल रिकॉर्ड्स वो लोग क्या मेंटेन करने चाहिए। बट कुछ भी हो जाए, रिसीट्स, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनके रिकॉर्ड्स तो बेयर मिनिमम हर किसी को मेंटेन करने पड़ेंगे। ये चीज आप लिख सकते हो। कुछ नहीं, एक पॉइंट हमेशा ऐड कर देना, कॉस्ट रिकॉर्ड्स। मेजॉरिटी ऑफ दीज बिजनेसेस में हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्टिविटी, तो उनको अलग अलग जो भी कॉस्ट रहेगा जो वो इनकर कर रहे हैं उसके रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने चाहिए। इतना आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पे पॉइंट हो जाएगा। फिर देखिए हमारे पास में अलग अलग सोर्स ऑफ रिसीट्स क्या है, मतलब या तो ये इनकम होगा या डोनेशंस के फॉर्म में पैसा आ रहा होगा। हो सकता है ना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो इनकम तो होगा ही नहीं, पर डोनेशंस आ सकता है। मतलब लेगेसीज, जो लोग अपने पूरे, आपने सुना होगा ना, विल वगैरह के अंदर अपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके चले जाते हैं, पूरा का पूरा इनडायरेक्टली डोनेशन ही हो गया जो एक ट्रस्ट के पास आ रहा होगा। मतलब सर आपके पास इनफ्लो का सोर्स क्या है, या तो इनकम रहेगा या कोई अदर रिसीट्स रहेंगे, उस पर आपको 1-2 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। फिर हर एंटिटी में कुछ ना कुछ क्या होंगे, एक्सपेंसेस होंगे। अरे यार हर कोई सैलरी तो पे करेगा ही करेगा, हर कोई रिपेयर्स मेंटेनेंस कॉस्ट तो इनकर करेगा ही करेगा, हर कोई अपना एंटिटी को रन करने के लिए कुछ ना कुछ खर्चा तो इनकर करेगा। उस एक्सपेंस के अराउंड आपको 2 पॉइंट लिखना चाहिए। फिर सर एसेट्स एंड लायबिलिटीज के अराउंड आप एक कॉमन हेडिंग पिक कर सकते हो। जनरली हमने वेरीफाई करना चाहिए कि इस बिजनेस के जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो एग्जिस्ट करते हैं क्या, उनके अंदर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हमारे पास है क्या, वैल्यूएशन बराबर से किए हैं क्या। ऐसा आप एक अच्छा 1-2 पॉइंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज के अराउंड बिल्ड कर सकते हो। एंड लास्ट में मैंने लिख के दी है ऑडिट रिपोर्टिंग। इनके 99% आंसर में ऑडिट रिपोर्टिंग के ऊपर कोई पॉइंट नहीं है, तो मैं आपको बोलूंगा अब यहीं रुक जाना। कहां रुक जाना? यहीं पर। ये 6 पॉइंट में से कोई भी 4 पॉइंट बिल्ड करके आपको जनरल आंसर लिखना आना चाहिए। एक समय था आज के 6 साल 7 साल पहले कि हमको यही पढ़ाना पड़ता था और यही सारे आंसर लिखाने पड़ते थे, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आते थे। अब टाइम बदल गया है,
स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं, वो स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको हम डिस्कस करके बताएंगे। जनरल क्वेश्चन के आंसर का डिस्कशन यही खत्म होता है। यू हैव 2 मिनट्स, एक बार इसको रीड कर लीजिए, मैं आपको एक आध सैंपल भी दिखा दूंगा इसका एग्जाम्पल, आप पढ़ने के बाद कंफर्टेबल रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम स्पेसिफिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लोकल बॉडी पे मेरे से वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए, ऑडिट ऑफ अ लोकल बॉडी। पहली चीज ध्यान रखना, लोकल बॉडी मतलब इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑडिट ही है। इनडायरेक्टली क्या है? गवर्नमेंट ऑडिट ही है। तो अगर लोकल बॉडी का खर्चा चेक करने के लिए जाओगे, इट इज एज गुड एज गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ऑडिट। इट इज एज गुड एज गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ऑडिट। तो भाई लोकल बॉडी क्या होता है? बेसिकली एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्या होता है? एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विच इज जनरली स्मॉलर देन अ स्टेट गवर्नमेंट, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकता है या उससे लोअर लेवल पे हो सकता है। देखिए, म्युनिसिपैलिटी कैन बी डिफाइंड एज अ यूनिट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसको आप इनडायरेक्टली इन अदर वर्ड्स म्युनिसिपैलिटी भी बोल सकते हैं। सर यहां पर पता होना चाहिए कि इनके पास रेवेन्यू का सोर्स क्या होगा। लोकल लेवल पे जो टैक्सेस रहेंगे, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह जो होता है, उसके थ्रू उनको इनकम आता होगा। या जब इनको लगता है कि हमें खर्च करने के लिए 100 रुपए चाहिए, सोर्स ऑफ रेवेन्यू 50 ही है, बचाओ 50 कहां से आएगा? ग्रांट के फॉर्म में आएगा। किससे? स्टेट गवर्नमेंट से। रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट आपके डिस्ट्रिक्ट तक पैसा लेके जाएगा, डिस्ट्रिक्ट से म्युनिसिपैलिटी के पास में पैसा जाएगा। तो सर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, ये जो लोकल बॉडी है ये पैसा खर्च किधर करता है? और फिर पूछेंगे इनके पास सोर्स ऑफ ग्रांट्स क्या क्या है। तो खर्च कहां कहां करते हैं? रीड पॉइंट नंबर 6। रीड पॉइंट नंबर 6। Expenditure incurred by municipalities are broadly classified under following heads। पढ़ के देखिए एक बार, जहां जहां हमने खर्च करना चाहिए उसकी लिस्ट बना के दिए। पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी, एजुकेशन, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब नॉर्मल एरियाज है जहां पे पैसा खर्च होता है। रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए भी तो आपको डिपार्टमेंट रन करने पड़ते हैं, लोगों को हायर करना पड़ता है, इन सब के लिए आपका पैसा नॉर्मली स्पेंड किया जाता है। दिस इज योर एरियाज वेयर अ म्युनिसिपैलिटी स्पेंड्स देयर मनी। अब सर क्वेश्चन आता है, इनके पास में ग्रांट्स कहां से आएंगे और क्या क्या टाइप्स है। 3 टाइप के रेवेन्यू ग्रांट दिए, सुनिए मेरा बात। पहला चीज, नॉर्मली एक म्युनिसिपैलिटी को रन करने के लिए 100 रुपए का जरूरत है। लोकल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू 50 रुपए का ही है। कहना इसे बचा हुआ 50 रुपए का गैप रहने वाला है। कहना इसे इसके लिए हमें हेल्प लगने वाला है स्टेट गवर्नमेंट से। दिस इज कॉल्ड एज जनरल पर्पस ग्रांट। मार्क कीजिएगा, द प्राइमरी इंटेंडेड टू substantially bridge the gap between needs and resources। नीड 100 रुपए की है, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस 50 रुपए के ही है, तो जो गैप है 50 रुपए का वो कहां से आएगा? जनरल पर्पस ग्रांट के फॉर्म में आएगा। आपको बजट प्रिपेयर करके देना पड़ेगा, हमारा ईयरली एनुअल एक्सपेंडिचर इतना है, हमारे सोर्सेस से रेवेन्यू कलेक्शन इतना होता है, ये जो गैप है इसको ब्रिज करने के लिए आप हमें ग्रांट दीजिए। दिस इज कॉल्ड एज जनरल पर्पस ग्रांट। दूसरा होता है स्पेशल पर्पस। अब अगर कोई एक नया स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट आप उस एरिया में शुरू कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट के लिए आपको अलग से पैसा चाहिए, क्योंकि आपके नॉर्मल डे टू डे वर्किंग के लिए तो पैसे की कमी है ही है। कोई अगर नया प्रोजेक्ट चालू करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का, इट कैन बी योर मेट्रो का काम हो गया वगैरह, नॉर्मली ये पीपीपी को देते, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आपने सुना होगा पीपीपी। गवर्नमेंट बोलता है ये खर्च हम नहीं करेंगे, एक प्राइवेट एंटिटी को टेंडर दे दो, वो खर्च करेगा, वही टोल टैक्स वगैरह, जैसे रोड बनाते तो टोल टैक्स के फॉर्म में कलेक्ट कर लेता है, एयरपोर्ट बनाता तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज के जो ड्यूज होते हैं, जो हम टिकट्स के साथ में पे करते हैं, वो ड्यूज कलेक्ट करके अपना पैसा रिकवर कर लेते हैं। कभी कभी अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट को पैसा पे करना पड़ गया, तो अभी म्युनिसिपैलिटी के पास तो पैसा नहीं आएगा, उसको स्पेसिफिक पर्पस क्या लगेगा? ग्रांट लगेगा, मतलब एक स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए पैसा लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट। देखिए, अ ग्रांट विच इज टाइड टू द प्रोविजन ऑफ सर्टेन सर्विसेज और परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक टास्क। कोई एक स्पेसिफिक टास्क को
एग्जीक्यूट करने के लिए पैसा चाहिए तो उसके लिए ग्रांट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक पर्पस ग्रांट। एंड थर्ड वाला क्या कहलाता है, कॉम्पनसेटरी ग्रांट। कॉम्पनसेटरी मतलब हो सकता है जैसे जब जीएसटी आया तो बहुत सारे लोकल लेवल के टैक्सेस खत्म हो गए, तो हमारे जो लोकल लेवल का रेवेन्यू सोर्स था वो आपने खत्म कर दिया, तो कहना इसे उसके रिगार्डिंग हमें कॉम्पनसेशन तो लगेगा। वो कॉम्पनसेशन कहां से आएगा, रेस्पेक्टिव सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पनसेटरी ग्रांट। आपने सुना होगा वर्ड एलबीटी, लोकल बॉडी टैक्स, आपने सुना होगा ऑक्ट्रॉय, कुछ कुछ अबॉलिश कर दिए आफ्टर जीएसटी, कुछ कुछ अभी भी रिटेन रखे हैं। जो अबॉलिश कर दिए वो एक तरीके से रेवेन्यू लॉस हो गया ना, उसका कॉम्पनसेशन कहां से आएगा, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा। रादर स्टेट गवर्नमेंट से कॉम्पनसेशन लोअर लेवल पे आता है, स्टेट गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगेगा, ये कॉमन प्रोसेस होता है। दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पनसेटरी ग्रांट। देखिए, under various enactments local bodies are given a compensation if there is any loss of revenue, if a tax or a duty is taken over by state government or central government, क्योंकि local government का revenue source क्या हो गया है, कम हो गया है, खत्म हो गया है, तो उसे compensation तो मिलना चाहिए। This is called as compensatory grant। Spend 2 minutes, पढ़ लीजिए, common question है, इतना सही एक एक लाइन लिखना पड़ेगा, काम खत्म हो जाएगा। डन, आगे आ जाइए। ऑडिट प्रोग्राम फॉर लोकल बॉडी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है मेरे को। अब देखिए, अगर ऑडिट प्रोग्राम फॉर लोकल बॉडी आया है तो बेस्ट तरीका बोलता हूं, बाजू में लिख दीजिए, राइट, बाजू में लिख दीजिए, इंक्लूड 5 स्टेप्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑडिट, इंक्लूड 5 स्टेप्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑडिट। कल आपको एक्सपेंडिचर ऑडिट के 5 स्टैंडर्ड्स पढ़ाए थे, ऑडिट ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर्स, ऑडिट ऑफ सैंक्शंस, ऑडिट ऑफ प्रोविजन फॉर फंड्स, प्रोप्राइटी ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट। आप नोटिस कीजिएगा, अब वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऑडिट प्रोग्राम बनाओ लोकल बॉडी का, मतलब लोकल बॉडी में चेक क्या करोगे, रिसीट्स एंड पेमेंट से चेक करोगे। तो रिसीट्स चेक करने के ऊपर उन्होंने आंसर लिखा ही नहीं है, उन्होंने मेजर आंसर किसके लिए लिखा है, एक्सपेंसेस के लिए लिखा है। तो 2 क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द ऑडिट प्रोग्राम फॉर लोकल बॉडी पूछेगा, या पूछेगा एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ लोकल बॉडी कैसे चेक करोगे। अगर एक्सपेंडिचर इनकर्ड पूछ रहा है तो बाय डिफॉल्ट यही 4 पॉइंट्स आने चाहिए। रीड दीज 4 पॉइंट्स, एक मिसिंग है इसमें जो है हमारा प्रोप्राइटी ऑडिट। पढ़ लीजिए एक बार चारों पॉइंट्स यहां से, रीड दीज 4, कल ही पढ़ाए थे, सेम लग रहे हैं कि एकदम। लिख पाओगे 4 पॉइंट आराम से, बस अब 2 पॉइंट और पिक करने का है। 1 पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ लोकल बॉडी ऑडिट। हम ये जो लोकल बॉडी का ऑडिट कर रहे हैं ना, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या एरियाज चेक करेंगे, ऑब्जेक्टिव पूछो, क्या एरियाज चेक करेंगे पूछो, या ऑडिटर का लोकल बॉडी ऑडिट के दौरान कंसर्न क्या है। भाई एक सिंपल चीज, एज अ ऑडिटर क्या चेक करना चाहते हो, ऑब्जेक्टिव। एज अ ऑडिटर कौन कौन से एरियाज को चेक करके रिपोर्ट करोगे, ऑब्जेक्टिव्स दिए, या किन किन एरियाज के लिए आप कंसर्न रहोगे, सब कुछ सेम ही चीज है। ऊपर कैन यू सी ऑडिटर्स कंसर्न्स, दीज आर नथिंग बट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर व्हेन यू आर डूइंग ऑडिट ऑफ अ लोकल बॉडी। एक बात बताओ, गवर्नमेंट ऑडिट पढ़ाया था आपको मैंने, कल गवर्नमेंट ऑडिट का डेफिनेशन पढ़ाया था, उसमें क्या बोला था, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने पड़ेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करके बोलना पड़ेगा ना ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है, बराबर है। याद करो, उधर ऑपरेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी चेक करना था, मतलब कंट्रोल्स भी चेक करने पड़ेंगे बराबर से। कैन आई से फ्रॉड्स एंड एरर्स हो रहे हैं का डिटेक्ट करने का ट्राई करना पड़ेगा, लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रहे कि नहीं कर रहे चेक करना पड़ेगा। वो गवर्नमेंट ऑडिट के डेफिनेशन से आप ये ऑब्जेक्टिव पिक कर सकते हो। पढ़िए मेरे साथ में, ऑडिटर चेक करेगा एंड रिपोर्ट करेगा किस किस के ऊपर, क्या हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो फेयरली प्रेजेंटेड है क्या, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फेयर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी फेयर, ये हमें चेक करके रिपोर्ट करना पड़ेगा। नंबर 2 देखो,
हमारे कंट्रोल्स कितने स्ट्रांग हैं, कितने वीक हैं। मतलब कंट्रोल्स के ऊपर आपको आपका रिपोर्ट बना के देना पड़ेगा, क्या क्या कंट्रोल्स में रिलाई कर सकते हो, क्या क्या कंट्रोल्स रिलायबल नहीं है, किन किन कंट्रोल्स में वीकनेसेस है। तो रिकमेंडेशंस भी आएगा ना, हम रिकमेंडेशन देंगे कंट्रोल्स को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। कल डेफिनेशन बढ़ाया था गवर्नमेंट ऑडिट का। नंबर 3, जो भी हमारे लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स है, मतलब कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस, तो हमें यह देखना है कि आप जो लोकल बॉडी हो, आपके खुद के इंडिविजुअल लेवल पे रूल्स रहेंगे, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट्स रहेंगे, आप उन्हें अडहर करते हो क्या, मतलब कंप्लाई करते हो क्या। तो हमें देखना पड़ेगा whether the local body is complying with all applicable legal and administrative requirements. That is my point number C. Point number D देखो, ऐसा लग रहा है क्या propriety audit लिख रहा है, whether value is being fully received on the money spent, जो आपने पैसा खर्च किया है उसका बराबर वैल्यू मिलना चाहिए, मतलब पैसा improper नहीं होना चाहिए, wasteful expenditure नहीं होना चाहिए। एंड नंबर 5, जो हमेशा हर ऑडिट में देखते हो, you are going to detect frauds and errors, कहीं रिसोर्सेज का मिसयूज तो नहीं हो रहा है। मतलब जो गवर्नमेंट ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स है ना, वही इनडायरेक्टली यहां पर ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आएंगे। सुनिए, वो आपको ऑब्जेक्टिव पूछे तब भी ये आंसर है, वो पूछे एज अ लोकल बॉडी ऑडिटर किन किन एरियाज को चेक करके रिपोर्ट करोगे, वो भी यही आंसर है। मतलब एरियाज भी यही है, ऑब्जेक्टिव्स भी यही है। चेक कर लीजिए, इधर बोला है रिपोर्ट ऑन दीज एरियाज। अब आगे देखो अगले पेज में, कैन यू सी ऑब्जेक्टिव्स, चेक कर लीजिए। पॉइंट नंबर 2 सेम ही है क्या, वर्ड बाय वर्ड। एकदम सेम है, कुछ डबल डबल याद करने का जरूरत ही नहीं है। मतलब वो कुछ भी पूछे, आई शुड नो व्हाट टू राइट। इधर देखो बच्चों, ज्यादा दिमाग लगाने के बजाय मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत रिलेट करने का ट्राई कर रहा हूं। अल्टीमेटली सोचना ये लोकल बॉडी में आईसीआई क्या पूछेगा और मेरे को उसका आंसर लिखना आना चाहिए। ऑनेस्टली उसको इधर अलग से पढ़ाना भी नहीं चाहिए, वो गवर्नमेंट ऑडिट का ही पार्ट है, खत्म हो जाना चाहिए वहीं पे। इतना अलग से डिस्कशन होना भी नहीं चाहिए, बट लिखा हुआ है, बहुत ओल्ड सिलेबस से आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा साल पुराना कॉन्सेप्ट है, एज इट इज चलते आ रहा है। बस इसलिए बता रहा हूं, आपको अप्रोच पता होनी चाहिए। इज दिस क्लियर टू यू? कैन आई से लिटरली यहां से लेके यहां तक मेरे पास एक 5 मार्क का आंसर लिखने के लिए कंटेंट हो गया। फिर भी एक इंट्रोडक्शन और दिया है, वो रीड कर लेते हैं। जनरली क्या होता है, जो हमारे छोटे लोकल बॉडीज होते हैं, छोटे म्यूनिसिपैलिटीज होते हैं, उनके लिए एक डेडिकेटेड लोकल फंड, मार्क द वर्ड, ऑडिट विंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज का ऑडिट कराने के लिए विंग मतलब एक डिपार्टमेंट बनाता है। क्या बनाता है? डिपार्टमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ऑडिट करने के लिए डिपार्टमेंट बनवाएगा, जो डिपार्टमेंट लोकल बॉडीज का क्या करेगा? ऑडिट करेगा। स्मॉलर म्यूनिसिपैलिटीज जो होती है ना, वो ये डिपार्टमेंट ही ऑडिट कर लेता है। बट जो बड़े लोकल बॉडीज हो गए, लाइक फॉर एग्जांपल पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, पीसीएमसी वाला हो गया, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, जिनके रेवेन्यूज भी करोड़ के अंदर है, जिनके फंड्स करोड़ के अंदर है, बिग नंबर्स, रियली रियली बिग नंबर्स। रादर आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक हेडलाइन बनाता, पुणे अपना पिंपरी चिंचवड इज द रिचेस्ट इन द कंट्री। पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज द रिचेस्ट इन द कंट्री, इवन रिचर देन बॉम्बे। दैट वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क, बिकॉज अदरवाइज बॉम्बे में स्टैम्प ड्यूटी इज वेरी हाई। सी प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है बहुत ज्यादा है, तो मेरे पास में स्टैम्प ड्यूटी इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर मी। Are you understanding this? तो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज वेरी वेरी रिच, बट उससे भी ज्यादा रिच एक स्टेटमेंट आया था, इट इज योर पिंपरी चिंचवड, क्योंकि लास्ट 4-5 साल में इतना वैल्यू बढ़ गया प्रीमाइसेस का, लैंड वगैरह का, तो वो बहुत रिच हो गया। कम अभी जाने दो, अपने को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। पॉइंट क्या है, उनको बोला है तुम अपना सेपरेट ऑडिटर हायर कर सकते हो। तो जो बिगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, दे हैव देयर ओन सेपरेट एक्सटर्नल ऑडिटर। फॉर एग्जाम्पल पीएमसी का सेपरेट एक्सटर्नल ऑडिट होता है बाय अ सीए फर्म बेस्ड आउट ऑफ पुणे। गूगल पे जाके सर्च करो, मिल जाएगा ऑडिट रिपोर्ट आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली मिलेगा, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। बस समझेगा कुछ नहीं, तुमको समझेगा, बाकी लोग को नहीं समझता है, इसलिए कोई पढ़ता नहीं है। एक लाइन को मार्क कर लीजिएगा। जनरली ये लोग ऑडिट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। हाउएवर बिगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस लाइक दिल्ली, बॉम्बे, दे हैव अ पावर टू अपॉइंट देयर ओन एक्सटर्नल ऑडिटर। ये आपके लिए एक पॉइंट और बन जाएगा। मतलब लॉजिकली सोचिए, ऑडिट प्रोग्राम में तो वो बस कितने मार्क का क्वेश्चन पूछा, आप उतने आंसर लिख सकते हो। You're understanding my point? Let them ask this question, and this is a common question that can be asked. Are you comfortable with this? Spend 2 minutes. मेरे हिसाब से ऑडिट ऑफ लोकल बॉडी जो मेजर पार्ट क्वेश्चन आंसर एग्जाम के लिए बताना था, मैंने डिस्कस कर लिया है। अब मैं आगे जाऊंगा।
नाउ कम टू ऑडिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। आ जाइए। पार्टनरशिप फर्म में सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आता है एडवांटेजेस, वो ऐसा बोलता है, क्वेश्चन पूछने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता रहेगा पार्टनरशिप फर्म के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं होता है, वॉलंटरी ऑप्शन होता है। एचयूएफ के लिए कंपलसरी नहीं होता है, वॉलंटरी ऑप्शन होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए भी वॉलंटरी ऑप्शन होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा व्हाई वुड अ पार्टनरशिप फर्म गेट देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। जब वॉलंटरी है तो वो ऑडिट करवाना ही क्यों चाहेंगे, मतलब फायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या है ऑडिट करवाने का। इनडायरेक्टली वो आपसे क्या पूछेगा, बेनिफिट्स पूछेगा या एडवांटेजेस पूछेगा। क्या फायदा है, देखो भाई एक पार्टनरशिप फर्म है, कभी कभी एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर होगा, कभी न कभी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर होगा, या डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उस पार्टनर का जितना हिस्सा बनता है वो देना पड़ेगा। अगर ऑडिट होते रहेगा तो टाइम टू टाइम बेसिस पे आपके पास अपडेटेड ऑडिटेड नंबर्स रहेंगे, तो सर उनका सेटलमेंट करना इजी रहेगा। रिटायरिंग पार्टनर ने कितना पैसा लेकर के जाना चाहिए वो डिसाइड करना आसान रहेगा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में कितना गुडविल लाना चाहिए और किस वैल्यूएशन में उसे कितना स्टेक देना चाहिए ये डिसाइड करना आसान रहेगा। ये एक एडवांटेज है अगर पार्टनरशिप हम रेगुलरली ऑडिट करवाते रहा, नंबर वन। नंबर टू, पार्टनरशिप में पैसा तो लगेगा ही, कहना इसे बैंक वगैरह के पास जाएगा, अगर पैसा बोरो करने के लिए जाएगा तो बैंक कभी भी पार्टनरशिप फर्म वगैरह के बैलेंस शीट पीएनएल पे रिलाई नहीं करता है, बिकॉज क्या होता है ना, उनके लिए ऑडिट कंपलसरी नहीं है, तो उन्हें डर क्या लगेगा, ये अपने हिसाब से कुछ भी बनाते होंगे, तो वो बोलेगा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आओ विद द ऑडिट रिपोर्ट बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, देन ओनली हम आपको आसानी से लोन वगैरह देंगे। तो कहना इसे बैंकिंग कंपनीज विल इजीली रिलाई ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज व्हाई अ पार्टनरशिप फर्म विल वांट टू गेट देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। कभी कभी हो सकता है पार्टनरशिप फर्म में एक दो पार्टनर सिर्फ फाइनेंस वाले पार्टनर रहेंगे, देन इनडायरेक्टली स्लीपिंग पार्टनर, पैसा कंट्रीब्यूट किया, बिजनेस रन करने में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बाकी पार्टनर बिजनेस चला रहे होंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है वर्किंग पार्टनर पैसे का मिसयूज कर ले। तो अगर ऑडिटर रहेगा तो एक तरीके से मॉरल चेक रहेगा कि भाई जो पैसा इन्वेस्ट करने वाला पार्टनर है उसे भी डर नहीं है दैट द वर्किंग पार्टनर विल मिसयूज द पावर और द अथॉरिटी। इस तरीके से एक मॉरल चेक बन जाएगा। एम्प्लॉइज के ऊपर मॉरल चेक रहेगा कि भाई अगर ऑडिट होते रहेगा तो आप गलतियां करोगे तो कभी ना कभी पकड़े जाओगे। इस तरीके के एडवांटेजेस है। 5 मिनट स्पेंड कीजिए, रीड करते हैं, 4-5 पॉइंट लिखना आना चाहिए। आइए पेज नंबर 9A.12 एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले अगर कोई भी डिस्प्यूट्स होता है बिटवीन पार्टनर्स और थर्ड पार्टीज, वो बहुत आसानी से रिजॉल्व हो जाएगा, बिकॉज आपके पास में क्या रहेंगे, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहेंगे, तो डिस्प्यूट रिजॉल्व करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। नंबर 2, डिसोल्यूशन। अगर कोई पार्टनर का रिटायरमेंट होता है या डेथ जैसा कंडीशन आ जाता है तो सर कितना पैसा कंप्यूट करके हमें रिटायरिंग पार्टनर को देना चाहिए या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिकीज पार्टनर को देना चाहिए, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा एंड उन्हें भी डाउट नहीं आएगा बिकॉज देयर इज अ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर सर आपको पैसा वगैरह बोरो करना है, किससे बोरो करना है, बैंक वगैरह से, तो कहना इसे वो लोग आसानी से ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाई कर लेंगे। इज दिस लॉजिकल? अगर आपको नए पार्टनर को एडमिट करना है तो कहना इसे उसने गुडविल के लिए कितना पैसा लाना चाहिए, सर कितना शेयर, मतलब फॉर एग्जांपल दे वांट टू अक्वायर 20% प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 20% के लिए कितना वैल्यू उसने लेकर के आना चाहिए, ये कैलकुलेशन कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। याद कीजिए एक जमाना था जब आप बैठ के कैलकुलेट करते रहते थे, जब नया पार्टनर आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगा, कौन सेक्रीफाइस करने वाला है, कौन गेन करने वाला, बैठ के कैलकुलेट करते रहते थे। कहना इसे करने की जरूरत कंपैरेटिवली इजी हो जाएगी अगर आपके पास प्रॉपर नंबर्स रहेंगे। और आप हर पार्टनरशिप में नया पार्टनर था तो पहले रिवैल्यूएशन करने बैठ जाते थे, ऐसा ना, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करते थे आप लोग, बकवास। फिर गुडविल निकालने के मेथड्स होते थे आपके, कुछ काम का नहीं है सब। बट अल्टीमेटली आपके पास अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहे तो ये चीजें बहुत आसान हो जाएगी। लास्ट पॉइंट, सर एक अच्छा सेफगार्ड हो जाएगा अगेंस्ट एनी अनड्यू एडवांटेज जो वर्किंग पार्टनर ले सकता है अगेंस्ट द पार्टनर जिन्होंने बस पैसा कंट्रीब्यूट किया होगा और एक्टिवली वो लोग बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो सर वर्किंग पार्टनर मिसयूज नहीं कर पाएगा अपने पावर को अगर उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेगुलरली क्या होंगे, ऑडिट होंगे। एडवांटेजेस बिल्कुल लॉजिकल है, 2 मिनट स्पेंड करो, पढ़ो, आप लिख पाएंगे मेरे हिसाब से। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इधर आपको थोड़ा रीडिंग करना पड़ेगा तो आपका लैंग्वेज मैच होगा, तब आपका आंसर बढ़िया होगा। यू हैव टू पुट इन सम एफर्ट हियर।
डन। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि भाई पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट शुरू करने से पहले क्या क्या मैटर्स आपने कंसीडर करने चाहिए, क्या क्या चीजें आपने कंसीडर करनी चाहिए। एक बात बताओ, कोई भी पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट करने के लिए बोल दिया, पहले भाई वो पार्टनरशिप फर्म के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन लगेगा ना, कौन कौन पार्टनर है, कितने पार्टनर है, उनके पास डीड है कि नहीं है, रजिस्ट्रेशन कराया कि नहीं कराया, डीड का कॉपी लगेगा, वो ढंग से पढ़ोगे आप, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, कोई पार्टनर कैपिटल क्या बोलते हैं कैपिटल और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट वगैरह लेता है, इंटरेस्ट पे करता है क्या, फिर सर क्या किसी पार्टनर को सैलरी पे किया जाता है, रेम्यूनरेशन का कोई अपने गाइडेंस लिख के रखा है क्या, पार्टनरशिप हम किस पर्पस के लिए बनाए, नेचर ऑफ बिजनेस क्या करने वाले हो, ये सब चीजें होनी चाहिए ना, गुडविल के बारे में कोई ना कोई क्लॉज हो सकता है, ये सब मैटर्स बेसिकली समझ लो कंटेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप डीड, कंटेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप डीड, ये आप कंसीडर करोगे बिफोर यू स्टार्ट द ऑडिट। आइए ऊपर, मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट। प्लीज क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, एग्जाम में वो क्या पूछ रहा है, क्या वो पूछ रहा है मैटर्स बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट या मैटर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ध्यान रखना, दिस इज ऑडिट शुरू करने से पहले क्या चीजें कंसीडर करोगे, कुछ नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट है, उसको समझे बिना हम ऑडिट कैसे करेंगे ना यार। तो बेसिकली यहां पे पार्टनरशिप डीड को ही समझेंगे, पार्टनरशिप फर्म के अरेंजमेंट को ही समझेंगे। नीचे आइए, मस्त 4-5 पॉइंट पिक करते हैं। आपने अगर थोड़ा बहुत भी फाउंडेशन में पार्टनरशिप पढ़ा होगा तो आपको बहुत आसानी से आंसर समझ में आएगा। आइए, हमने सर एग्जामिन करना चाहिए किसको, पार्टनरशिप अग्रीमेंट को, और नोट डाउन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द नेम एंड स्टाइल ऑफ बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, व्हाट इज द प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, फिर सर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स करने, एक डीड निकालो, डीड में सब मिल जाएगा आपको। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने वाले हो क्या, कैसे मेंटेन करने वाले हो सर, बोरोइंग कैपेसिटी, सर कितना इंटरेस्ट कैपिटल पे अलाउड है, कितना इंटरेस्ट ड्राइंग पे चार्ज किया जाएगा, फिर सैलरीज वगैरह पे करने वाले हो क्या, पार्टनर के कुछ स्पेसिफिक ड्यूटीज भी बना के रखे हैं क्या, बैंक अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा, क्या एक को पावर दिया है क्या टू ऑपरेट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। ये सब चीजें आपको कहां मिल जाएगी, डीड में मिल जाएगी। ये सब हमने कंसिडर करनी चाहिए बिफोर वी स्टार्ट द ऑडिट। मतलब इस पे 4 पॉइंट लिखना आपके लिए लॉटरी है, आपको बस समझना चाहिए। इसीलिए बोल रहा हूं ना, इधर पढ़ाई करते वक्त प्लीज एक चीज ध्यान रखना, वो मेरे से क्वेश्चन क्या पूछेगा, उसके अराउंड में क्या लॉजिकल आंसर लिखूं, ये सोच के अगर पढ़ोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैं मानता हूं दर्द ये है कि सब में से आएगा एक ही क्वेश्चन, आई गेट इट, आई रियली अंडरस्टैंड दिस, बट यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड देयर इज नो शॉर्टकट। ये समझो, एक मेरा बात उल्टा सोचो, 56 मार्क का पेपर है तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा 30 एमसीक्यू छोड़ दो, 14 करेक्टिंग करेक्ट छोड़ दो, वो तो प्योरली अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। 56 मार्क्स में से प्रॉब्लम बोलता हूं आपको मैं, 50% पेपर, 56 मार्क्स में से 50% पेपर 2 चैप्टर से आएगा, और आपको बहुत दर्द देगा। चैप्टर 5, चैप्टर 9। क्यों लगा आपको मैं इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं? मैंने रेगुलर बैच में जस्ट खत्म किया था, मेरे को पता है क्यों प्रॉब्लम पता है। इन चैप्टर्स पे एमसीक्यू करेक्टिंग करेक्ट फॉर्म करना चैलेंजिंग है, तो इन चैप्टर्स पे जनरली वेटेज यूज होता है 4-4 मार्क के लिए। अच्छा, ऐसे नहीं, ये तो नहीं बोला ना हर चैप्टर से एमसीक्यू बनाऊंगा, ये तो नहीं बोला ना हर चैप्टर से करेक्टिंग करेक्ट बनाऊंगा, तो वो अपना कन्वीनियंस देखेंगे। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, इसीलिए क्या होगा ना, वो 30 और 14 मार्क्स अच्छा क्यों लगता है, वो एक्चुअली स्टैंडर्ड्स के अराउंड खत्म हो जाता है। उल्टा है, उधर 70% पेपर, दैट इज 30 + 14 जो है, 70 से 80% पेपर एसएस पे आता है, इधर 50% पेपर इन 2 चैप्टर पे आता है। ये 2 चैप्टर में एक चैप्टर और ऐड कर लो, दैट इज योर रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल वाला। बैंक वाले पे देखिए आएगा, उसमें डर नहीं है। रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल वाले से 2 क्वेश्चन आते हैं, वो डिजिटल ऑडिट पे क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 4, उसमें एमसीक्यू पूछना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी कोइंसिडेंटली अच्छी केस स्टडी बन जाती है जहां पे कंट्रोल पे क्वेश्चन आ गया, आजकल जरूर मैं देख रहा हूं स्टडी मटेरियल में, अदरवाइज नॉर्मली ये चैप्टर आपको प्रॉब्लम के, और वो 56 मार्क्स फिर मेरे लिए मुश्किल बन जाते हैं। इसीलिए बोल रहा हूं थोड़ा एफर्ट डाल लो, वो 56 मार्क्स भी आपके लिए एक्सेप्टेबल बने, और आपका अंडरस्टैंडिंग अगर बढ़िया है तो वो 44 मार्क्स तो प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। आपको प्रॉपर अपना प्रिपरेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। ये बोलने के लिए 56 44 है, दिमाग में 50-50 रख लो। ये 50 मार्क इधर कॉन्सेप्ट के हिसाब से है, बाकी 50 मार्क स्पेसिफिक क्वेश्चन है। स्पेसिफिक ही मान के चलो, जनरल 1-2 ही आएगा, तो स्पेसिफिक क्वेश्चन का प्रिपरेशन करो। आप नोटिस कीजिए, इसीलिए मैं आपको हर लास्ट दोनों चैप्टर में जो मेरा अप्रोच है, इधर ये क्वेश्चन पूछेगा, आपको ये लिखना पड़ेगा, ऐसे ही आपने सोचना है। ये अप्रोच रखो दिमाग में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अब देखो बच्चों, इसमें जेन्युइनली रिस्क क्या होता है, सम पीपल आर रियली गुड एट एमसीक्यू,
इट्स बिकॉज ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग। अगर अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया, एमसीक्यू में बहुत अच्छे हो, मैंने बहुत बच्चों के केस में ऐसा देखा कि 20 या 24 नंबर भी आ गए एमसीक्यू में, और इसको 56 में से आया 5 नंबर या 7 नंबर, मतलब 10 नंबर भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? उसने 1 नंबर का प्रैक्टिस नहीं किया जिंदगी में। वो क्या कर रहा है? व्याख्यान जैसे सुन रहा है। अब उसका अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है तो उसको समझ तो आ गया है, पर उसने लिखने का 1 नंबर का प्रैक्टिस किया नहीं, तो उसे कॉन्फिडेंस ही नहीं आंसर लिखना कैसे। और वो लिखता भी अपने हिसाब से जनरल है, एकदम जनरल, मतलब इतना जनरल। कल भी एक बच्चा आया था, इधर नहीं बैठा है, शाम को आया था 4:30-5 बजे, को आया 56 में से 56 नहीं 56 + 14, उसको 70 में से आया 11 या 12 नंबर। करेक्ट इनकरेक्ट में उसका एक आंसर सही था। वो क्या करता है? आंसर सही लिखता है, रीजन क्या लिखता है? जो क्वेश्चन है वही रिपीट कर देता है, उसका कुछ भी नहीं लिखता है। हाउ विल यू गेट मार्क्स? थोड़ा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं। पेपर में जेन्युइनली मार्क्स स्कोर करना आसान नहीं है। इट्स चैलेंजिंग पेपर टू स्कोर, ऑनेस्टली, नॉट टू ट्रबल यू, बट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कोई भी आसान है कंपेरेटिवली। पता तो है सॉल्व करके आंसर मैच होता है, इधर नहीं पता चलता है, बहुत मुश्किल है। आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा तभी प्रॉब्लम है, आप फील कैसा कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, आप लिख क्या रहे हो। एंड एवरी क्वेश्चन इज अ सेपरेट टेस्ट, थिंक लाइक दिस। ओके ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, देखो सर मेरे को भी 26 है एमसीक्यू में, टोटल नहीं पूछूंगा मैं कोई फायदा नहीं है। तो इट्स सब्जेक्टिव, कुछ उल्टे भी मिलेंगे, ऐसे बच्चे भी मिलते हैं जिनको 56 में से 20-25 नंबर आता है, 30 नंबर आता है, पर एमसीक्यू मार्क्स ही नहीं आता है, क्योंकि उसने पूरा मेहनत याद करने पे कर दिया होगा। यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? सो इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ यू डिवाइड योर एफर्ट्स, यू नीड टू थिंक इन अ बैलेंस्ड अप्रोच। एनीवेज, कैन वी कंटिन्यू आवर डिस्कशन? चलिए, ऑडिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर स्टार्टिंग ऑडिट, ब्रैकेट्स में लिख लो कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, इतना वर्ड दिमाग में रखना, आंसर मिल जाएगा। इसके बाजू में लिख लो कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, लिटरली आधा आंसर पार्टनरशिप डीड के कंटेंट लिखे हुए हैं। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड वो लिख दोगे, आपके 4-5 पॉइंट आराम से बन जाएंगे। ये है वो मैटर्स जो आपने कंसीडर करने चाहिए ऑडिट शुरू करने से पहले। एडवांटेजेस स्पेसिफिक आंसर है, बच्चों पढ़ना पड़ेगा, पर ये सेम आंसर एलएलबी के अंदर भी काम में आएगा। एडवांटेज फॉर एलएलबी में भी सिमिलर आंसर है, एंड एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप में भी सिमिलर आंसर है। तो ये आंसर थोड़ा जेन्युइनली बढ़िया से पढ़ना। तीसरा क्वेश्चन जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, फिर भी आपको पढ़ा देते हैं। अगर हम एक पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट कर रहे हैं तो क्या मैटर्स कंसीडर करेंगे? ये ना ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट है, व्हेन आई एम डूइंग द ऑडिट इन जनरल व्हाट पॉइंट्स विल आई कीप इन माइंड। ऑनेस्टली ऑडिट में तो बहुत सारी चीजें आती है। अब इनको पसंद आई 5-6 पॉइंट, इन्होंने अपने हिसाब से लिखे। ऑब्वियसली अगर मैं किसी भी एंटिटी का ऑडिट करूंगा, विल देयर बी अ प्रॉपर एंगेजमेंट लेटर, मतलब हमने हमारे एंगेजमेंट टर्म्स को अग्री करके लिखना चाहिए ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। नंबर 1, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं होता है, इन्होंने लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट लिखा है, इट शुड बी एंगेजमेंट लेटर। आप लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट लिखना तो कोई दिक्कत नहीं, आईसीए का आंसर में वही है, मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, इट इज नथिंग बट माई एंगेजमेंट लेटर। कंफर्म कीजिएगा लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑब्टेन करके, जो कौन साइन करेगा? एक पार्टनर साइन करेगा, जो क्लियरली बताएंगे व्हाट इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ आवर ऑडिट, क्या हमारे लिमिटेशन है, मतलब बेसिकली एंगेजमेंट लेटर अग्री करना चाहिए। इस पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू यू? ऑब्वियसली। नंबर 2, हमने पार्टनरशिप के कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगने चाहिए। अब ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसको इनडायरेक्टली बोलने का है। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स है, वो मीटिंग्स करेंगे, उनके मिनट्स ले लो। क्या ले लो? उनके मीटिंग के मिनट्स। स्टडी द मिनट बुक, बेसिकली हर पार्टनरशिप फर्म में इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए पार्टनर्स के मीटिंग्स होते होंगे, उनके मिनट बुक से आपको सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस मिल जाएंगे। एक्चुअली में डॉक्यूमेंट अगर बोलता तो पार्टनरशिप डीड बोलना चाहिए था, वो उसने ऊपर लिख दिया, इसलिए उसने रिपीट नहीं किया। रियल लाइफ में अगर मैं आंसर लिखूंगा पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट में 2 चीजें लिखूंगा, पार्टनरशिप डीड ऑब्टेन करना, उससे सब चीजें समझना, एट द सेम टाइम पार्टनर्स के मीटिंग्स के जो मिनट्स होते हैं उस मिनट बुक को भी ऑब्टेन करना चाहिए। कंबाइन करके पॉइंट नंबर 2 लिख दीजिएगा। इस पॉइंट नंबर 1 एंड 2 क्लियर टू यू? नंबर 3, अब ऑब्वियसली हर पार्टनरशिप का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव रहेगा। उन्होंने जो भी बिजनेस किया है, जो भी एक्टिविटी की है, अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से की है या नहीं की है। देखिए, वेदर द बिजनेस इन विच पार्टनरशिप इज एंगेज्ड इज ऑथराइज्ड बाय द अग्रीमेंट, मतलब अग्रीमेंट में जो उन्होंने अपने नेचर ऑफ एक्टिविटीज को डिफाइन किया होगा वही बिजनेस एक्टिविटीज उन्होंने करना चाहिए। आपको मालूम रहेगा ना, देयर इज अ प्रॉपर क्लॉज जहां पर हम बोलते हैं कि हम क्या क्या बिजनेस एक्टिविटीज करने वाले हैं, ये हमारे पार्टनरशिप डीड में आता है। हमें वो देखना है वैसा ही काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस फर्स्ट 3 पॉइंट्स क्लियर टू यू? ऑब्वियसली उन्होंने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने चाहिए। फिर पॉइंट नंबर 5 को मार्क कर लीजिए। कैन यू सी अ वर्ड म्यूचुअल इंटरेस्ट?
मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी एक पार्टनर के डिसीजन की वजह से बाकी पार्टनर्स को लॉस हुआ है, ऐसा किसी एक पार्टनर के इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन नहीं होना चाहिए. रिमेंबर, व्हेन अ पार्टनर इज मेकिंग अ डिसीजन, ही और शी इज मेकिंग अ डिसीजन फॉर द एंटायर फर्म. इट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ एंटायर फर्म. ये अपने डिसीजन चेक करने चाहिए. एंड ऑब्वियसली प्रॉपर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का डिविजन होना चाहिए. ये सब मैटर्स आप कंसिडर करेंगे. जनरल 4-5 पॉइंट है, स्पेंड 2 मिनट्स रीड कर लीजिए. अनफॉर्चुनेटली इसमें आने के लिए बहुत पॉइंट आ सकते हैं. अब मॉड्यूल में ये लिखे तो अनफॉर्चुनेटली सजेस्टेड आंसर में ये आते हैं. हालांकि उनको समझ गया, इसलिए ये क्वेश्चन कम पूछा जाता है और ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, बिकॉज इसका आंसर ज्यादा लॉजिकल है. बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट वाला कंटेंट ज्यादा लॉजिकल है, इसलिए ये ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है इन कंपैरिजन टू दिस वन. फिर भी आना चाहिए. पढ़ लीजिए. डन. अब पार्टनरशिप फर्म में ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? कोई ना कोई ऑथराइज पार्टनर अपॉइंट करेगा. ऑब्वियसली जब अपॉइंट किया जाएगा रेम्यूनरेशन भी फिक्स किया जाएगा. एंड ऑब्वियसली पहले कोई और ऑडिटर था, अब अगर किसी नए ऑडिटर को अपॉइंट किया है, क्या वो प्रीवियस ऑडिटर से एनओसी लेगा? यस. हैव द वर्ड एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. कुछ बेसिक सा कंटेंट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में लिख के दिया है, ये आप रीड कर सकते हैं. 9A.11 जस्ट रीडिंग पर्पस के लिए. मुझे कुछ ग्रेड नहीं लगता एग्जाम के लिए यहाँ पे. चले आ जाइए ऑडिट ऑफ एलएलपी के ऊपर. या तो पार्टनरशिप या एलएलपी, दोनों इंपॉर्टेंट एरियाज हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. रादर 9A से एक टाइम ऐसा आया था जब इन्होंने ज्यादा क्वेश्चन एक जमाने में लोकल बॉडी पे पूछा, फिर जब पार्टनरशिप एलएलपी का ऑडिट इंक्लूड कर दिया तो इनके अराउंड काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए थे. दे फॉरगॉट अबाउट लोकल बॉडी, दे कंप्लीटली फॉरगॉट आस्किंग क्वेश्चन ऑन सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल एंड ऑल. मतलब ओरिजिनली ओल्ड सिलेबस के पहले 2-4 दिन तो कंप्लीटली बंद ही कर दिया था. अब लास्ट कुछ अटेम्प्ट में वापस से उन्होंने सिनेमा हॉल, होटल, हॉस्पिटल पूछने शुरू कर दिए. वापस से 4-4 मार्क के लिए पूछते हैं, पर एक क्वेश्चन घटिया वाला डाल देते हैं. तो भाई इसीलिए वो जनरल आंसर आपको पढ़ाया था. अभी के लिए एलएलबी के ऑडिट में मेरे को क्या पता होना चाहिए? एलएलबी में आपको मालूम है देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर. तो जनरली ऑडिटर के अपॉइंटमेंट का काम होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास में रहेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के पास में रहेगा. आइए एक लाइन को मार्क कीजिएगा. पहले शुरुआत करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से. पेज नंबर 9A.14. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. नॉर्मली ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा एलएलपी में? मार्क द वर्ड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. अब सर अपॉइंटमेंट कब होना चाहिए? अगर फर्स्ट ऑडिटर है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फॉर द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, बट बिफोर द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, साल खत्म होने के पहले कभी भी अपॉइंट कर सकते हैं. नॉर्मली जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर होते हैं दे शुड बी अपॉइंटेड एटलीस्ट 30 डेज बिफोर द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर. तो पहला वाला फर्स्ट ऑडिटर था, दूसरा वाला सब्सिक्वेंट ऑडिटर है. अब ऑब्वियसली कैजुअल वैकेंसी वगैरह होता है, वो भी कौन फिल करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर से फिल करेंगे. अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अपॉइंट नहीं करते हैं ऑडिटर को, तो फिर बाकी पार्टनर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि उन्होंने ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहिए. देखो, द पार्टनर्स में अपॉइंट द ऑडिटर इफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स फेल्स टू अपॉइंट द ऑडिटर. इज दिस क्लियर टू यू? ऑडिटर का अपॉइंटमेंट आना चाहिए. अब इधर पहला क्वेश्चन दिमाग में जो आएगा, जो आईसीआई एमसीक्यू में पूछ सकता है, क्या एलएलपी के लिए ऑडिट करवाना कंपलसरी है? आंसर इज सब्जेक्टिव. और एक्चुअली लॉ क्या बोलता है वो बोलता हूं. लॉ में ना उन्होंने क्राइटेरिया दिया है. एक दिया है कंट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया, एक दिया है टर्नओवर का क्राइटेरिया. क्या दिया है? कंट्रीब्यूशन एंड टर्नओवर. 25 लाख एंड 40 लाख. अगर
25 लाख एंड 40 लाख में से इनडायरेक्टली एक भी लिमिट क्रॉस हो जाती है तो हमको लगता है आप बड़े एलएलपी बन गए हो, अब आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना पड़ेगा। मतलब सारे एलएलपी को ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं होता है, कुछ लिमिट्स का क्राइटेरिया दिया है, अगर ये लिमिट क्रॉस हो जाए तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना पड़ेगा। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ एलएलपी आई है, यहां पे एक लाइन को मार्क कीजिएगा, इफ टर्नओवर डज नॉट एक्सीड, मार्क द वर्ड, 40 लाख रुपीस और कंट्रीब्यूशन, मतलब ये पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन है, डज नॉट एक्सीड हाउ मच सर, 25 लाख। एक्चुअली में उल्टा लिखना चाहिए, लिखना कैसा चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस, दो लिमिट से 25 लाख एंड 40 लाख की, एक भी लिमिट क्रॉस हो जाती है तो आपको ऑडिट करवाना कंपलसरी हो जाता है। लिखना ऐसे चाहिए, इन्होंने वैसा लिखा नहीं है, इन्होंने दो लिमिट लिख के छोड़ दिया है इनडायरेक्टली। तुम ध्यान रखना भाई, दो लिमिट है 25 लाख एंड 40 लाख का, एक भी लिमिट अगर क्रॉस होता है, क्योंकि हम शुरुआत 0 से करेंगे, तो जब ये नंबर क्रॉस हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा, हमको लगता है एक सिग्निफिकेंट एलएलपी बन गया है, इनका क्या करवाना चाहिए, ऑडिट करवाना चाहिए। कौन सा ऑडिट का बात कर रहे हैं हम, स्टैट्यूटरी ऑडिट। अच्छा, एक एलएलपी ऑडिट क्यों करवाएगा, फायदा क्या है, एडवांटेजेस क्या है, सिमिलर आंसर रहनी चाहिए, एडवांटेजेस, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, बैंक्स के लिए रिलायबिलिटी रहेगा, दिख रहा है क्या। नेक्स्ट, रिकंस्टिट्यूशन, एलएलपी के अंदर भी नए पार्टनर्स आएंगे, कुछ पार्टनर्स छोड़ के जाएंगे, क्या उस सब केस में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट काम में आएंगे, यस। 2 पॉइंट जनरल लिख के दिए यहां पे, ये फ्रॉड्स एंड एरर्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करेंगे एंड कंप्लायंसेस इंश्योर करने में हेल्प करेंगे। यहां पे 2 पॉइंट अलग है, 1 and 4 इज डिफरेंट, 2, 3, 5 इज कॉमन, 2, 3 and 5 इज कॉमन, जो कहां से आ रहा है, पार्टनरशिप फर्म से आ रहा है। 1 and 4 थोड़े अलग है, कुछ नहीं, वो भी लॉजिकल है, मेरे को तो लगता है वो दोनों भी पार्टनरशिप हम ऐड कर देने चाहिए, ठीक है। मतलब क्या पार्टनरशिप में भी तो गलती डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा ना ऑडिट, यार कुछ भी लिखते हैं सर। पार्टनरशिप हम के ऑडिट में 5 ईयर ऑफ ऑडिटर का क्राइटेरिया लगेगा क्या, अरे कैसे लगेगा भाई, रोटेशन कंपनीज एक्ट में आता है, इधर पार्टनरशिप को तो ऑडिट कंपलसरी नहीं है, नहीं लगेगा। डू यू अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस। तो सर ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा, डेसिग्नेटेड पार्टनर, उसके एडवांटेजेस क्या है बता दिए आपको। एंड सर नॉर्मली ऑडिटर कब अपॉइंट किया जाएगा, फर्स्ट ऑडिटर क्राइटेरिया बताया एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर का क्राइटेरिया बताया। एक कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा होगा, जैसे स्मॉल कंपनी कॉन्सेप्ट है, वैसे स्मॉल एलएलपी भी होता है, आपको मालूम रहेगा। 9A.13 पॉइंट नंबर डी को मार्क कर लीजिएगा। स्मॉल एलएलपी करके कॉन्सेप्ट बनाया है, जहां पर सर आपका कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड, करंट लिमिट इज 25 लाख और टर्नओवर डज नॉट एक्सीड, मार्क द वर्ड, 40 लाख। बट ऑब्वियसली जैसे स्मॉल कंपनी में था ना कि लिमिट बढ़ा करके कहां तक जा सकता है, 25 लाख से बढ़ा के फ्यूचर में 5 करोड़ लेके जा सकते हैं, 50 लाख से फ्यूचर में बढ़ा के 50 करोड़ लेके जा सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। करंट क्राइटेरिया इज 25 लाख एंड 50 लाख, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर दोनों एक्सीड नहीं करते हैं तो आप क्या बन जाएंगे, स्मॉल एलएलपी बन जाएंगे। इज दिस क्लियर टू यू, ठीक है। कैन आई से स्मॉल एलएलपी है तो ऑडिट भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ऑडिट क्राइटेरिया अगर आप नीचे पढ़ोगे थोड़ा दिमाग लगा के तो आपको क्या मिलेगा, 25 एंड 40 वही मिलेगा, समझा क्या, पक्का। क्या एलएलपी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, हाँ वही सेम, आपके रिसीट्स, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज, स्टेटमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन्वेंट्रीज, डब्ल्यूआईबी, इन्वेंट्री रिलेटेड रिकॉर्ड्स या एनी अदर रिकॉर्ड्स जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, समझा क्या। एलएलबी में आ जाओ, ड्यूटीज पढ़ाते हैं 9A.15। सर अगर आप एज अ ऑडिटर एलएलपी का ऑडिट कर रहे हैं तो आपकी ड्यूटी क्या क्या है, क्या क्या चीज दिमाग में रखेंगे। आधे पॉइंट सेम है, इस बार इन्होंने थोड़ा सा कॉम्बिनेशन इफेक्ट खेला है। पार्टनरशिप में देखो 2 मैटर्स थे, बिफोर ऑडिट एंड ड्यूरिंग द ऑडिट, इधर जैसे बोलो दोनों साथ में ऑडिटर्स ड्यूटी हेडिंग बनाया। वो याद है ड्यूरिंग द ऑडिट में एंगेजमेंट लेटर, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 याद है कि मिनट बुक, सेम आ गया। उधर याद है मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर ऑडिट में पार्टनरशिप डीड था, इधर एलएलपी एग्रीमेंट भी इधर ले लिया, ये ज्यादा आंसर अच्छा है। अरे उधर के दोनों चीजों को मर्ज कर दिया है। एलएलपी का ऑडिट करना है तो पहले तुम्हारा एंगेजमेंट टर्म्स एग्री होना चाहिए, तुमने एलएलपी के पार्टनर्स के मीटिंग्स के मिनट बुक को ऑब्टेन करना चाहिए, एंड ऑब्वियसली एलएलपी की जो डीड है वो तो अपने को थ्रू करनी चाहिए ना पूरी की पूरी। उसके अंदर कौन कौन से पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, पर्पस क्या है, कंप्लायंसेस करोगे कि नहीं करोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करोगे, सर इंटरेस्ट कंपोनेंट क्या रहेगा, गुडविल के बारे में क्या होगा, वही सब चीजें यहां पर भी आएगी। ये सब मैंने कंसिडर करनी पड़ेगी। रीड कीजिए 1 2 3, ये तो और आसान सा आंसर है, इधर तो डाउट ही नहीं, 2 मैटर्स है ही नहीं,
एक ऑडिटर्स ड्यूटी है, दोनों मैटर को कंबाइन कर दिया इधर, ये और अच्छा है आपके लिए। ठीक है क्या? नीचे एमसीक्यू के लिए रिटर्न्स को मार्क कर दो, घटिया क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको मालूम है ना एलएलबी को एनुअल रिटर्न भी भरना पड़ता है एंड साथ साथ में सॉल्वेंसी का एक स्टेटमेंट देना पड़ता है। उसके दो ये तुम्हें लॉ में पढ़ा होगा फाउंडेशन में। एवरी एलएलबी विल बी रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न विद आरओसी विद इन हाउ मेनी डेज? 60 डेज। कहां से? फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो कैलकुलेट करो, 31 मार्च के बाद 7 दिन, अप्रैल में 30 में हो गया, फिर ये एनुअल रिटर्न का डेट हो गया। अब नीचे देखो, एक आपको प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी भरना पड़ता है विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज। कहां से? फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ्स, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 6 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, वहां से 30 दिन 30 अक्टूबर। वो डेट आने चाहिए आपको, वो आईसीआई एमसीक्यू में पूछेगा। आया था क्या? अब एमसीक्यू मेरे को देखने को मिलता नहीं, मैं थोड़ा लॉफुल आदमी है, आप पूछ सकता है कुछ भी आईसीआई। एक आध क्वेश्चन तो एक नंबर के लिए ऐसा कर सकते हो, हालांकि इससे कुछ आप अचीव नहीं करेंगे, दैट आई अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड दिस? 4 मार्क के लिए आप प्रिपरेशन कीजिएगा, दैट इज एडवांटेजेस एंड दूसरा ऑडिटर्स ड्यूटी। मेरे हिसाब से ये दो अच्छे मेजर क्वेश्चन है, ड्यूटी पे क्वेश्चन आ सकता है या एडवांटेजेस पे। We're done with audit of local body, we're done with audit of a partnership firm, we're done with audit of LLP। sole proprietorship मैंने नहीं पढ़ा है क्योंकि कुछ है ही नहीं। वो उसने बोला कि जो पार्टनरशिप में चेक करोगे ना वही प्रोप्राइटरशिप में चेक कर लेना, मतलब कुछ भी नहीं है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं। आगे आ जाओ डायरेक्टली। अब सर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, जब टाइम में है पढ़ लेना प्लीज। ग्रांट्स, लेगेसीज, 2-3 हेडिंग अगर देख लेना काम हो जाएगा तुम्हारा। इनकम के लिए देखो, इन्वेस्टमेंट इनकम, रेंटल इनकम, एक्सपेंसेस में जो मन में है एक्सपेंसेस लिखेंगे ये लोग अपने सबसे। प्लीज काइंडली रीड देम वंस। ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल एक बार चेक करो जरा, अगर 4 पॉइंट लिखने पड़े गलती से मेरे साथ से 2 मिनट स्पेंड करना, क्या तुम दिमाग लगा के 4 पॉइंट आइडेंटिफाई करके लिख पाओगे क्या खुद से? ऐसा सोचना। देखो प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो, हार्डली देयर कैन बी ओनली 1 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट में अगर आ भी गया तो उसके हिसाब से सोचो। मतलब 4 मार्क का क्वेश्चन है तो मेरे को बराबर से 4-5 पॉइंट लिखने आने चाहिए। अब हॉस्पिटल है तो कुछ ना कुछ रजिस्टर पेशेंट मेंटेन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बराबर है कि नहीं? तो या उल चलो रजिस्टर पेशेंट नहीं है, पेशेंट से पैसा तो आएगा, कलेक्शन ऑफ कैश तो लिख सकते हो कम से कम। अच्छा इनकम के लिए कुछ नहीं, तो ये कॉमन पॉइंट है हमेशा, रेंटल इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, किधर भी आती है ना वो तो जरूरी नहीं है पर आ सकती है ना किधर भी। फिर सोचो एक्सपेंसेस के लिए, थिंक अबाउट एक्सपेंसेस। इन्होंने एक्सपेंसेस के बारे में कुछ लिखा है क्या? चेक करो। नहीं, वेरी गुड, डेप्रिसिएशन दी है सिर्फ, दैट इज नॉन कैश एक्सपेंडिचर। ठीक है, इन्वेंट्रीज के बारे में कुछ तो लिख सकते हो, एक आध पॉइंट। तो हम ढूंढ रहे हैं उनके आंसर से कैसे मैच करें थोड़ा बहुत। फिर हाँ ये पॉइंट लिख सकते हो ना, पॉइंट नंबर 6, कोई भी खर्चा हो, कोई भी परचेज हो, इट शुड बी ऑथराइज बाय अप्रोप्रिएट पर्सन। उसके बिना कोई तो खर्चा या परचेज होना ही नहीं चाहिए। आई नो यार, मतलब दे जजिंग योर नॉलेज कि तू ये मैच करता है, इट इज पैथेटिक, बिकॉज हॉस्पिटल का ऑडिट ऐसे नहीं होता है, ऑब्वियसली इट इज इम्पॉसिबल। ये उनको भी समझना चाहिए, आई अंडरस्टैंड दिस। तुम भी ये सोचो कि वो भी केपेबल नहीं है जज करने के लिए इस बार, तो तुमने एक 4 मार्क का बस आंसर लिखने का है जो थोड़ा बहुत उनके आंसर के अराउंड हो सकता है। इतना स्ट्रेस रखो, ये स्ट्रेस रखो ही मत कि मेरे को आंसर मैच करना है, कोई फायदा नहीं। तुम एक बार सोचो ना, कोई भी एक बहुत बड़ा जो बेचारा 20 साल से ऑडिट कर रहा होगा उसका आंसर मैच होगा क्या? कभी भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब वो नॉलेजेबल आदमी नहीं है क्या? वो पास नहीं होना चाहिए क्या? मत सोचो वैसा। 4 मार्क का बात है लिटरली, बाकी सारे लॉजिकल है मैं मानता हूं ना, एक आध जगह तो कभी भी इलॉजिकलनेस चल ही रहा है, वो खत्म होने में टाइम लगेगा थोड़ा। क्या पता अब से बंदी हो जाए, हमें तो नहीं पता ना नए सिलेबस में क्या होगा। वी रियली डोंट नो, इट मे स्टॉप ऑल्सो। सो तब क्या होगा? वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस ओनली विल कम। अब स्पेसिफिक क्या है तो आपका अंडरस्टैंडिंग काम में आएगा आपको। ठीक है, चलो हॉस्पिटल डिजाइन, चलो क्लब में भी ढूंढ लो 4 पॉइंट, अभी के भी ढूंढ लो। लुक फॉर एनी 4 पॉइंट जो तुम अगली बार, वो 4 ही पढ़ने का, खुद से ढूंढो जो तुमको 4 पॉइंट पसंद है, एनी 4-5 वॉट एवर हेडिंग यू लाइक।
एंट्रेंस फी ले लेना, अच्छा लॉजिकल लगता है मेरे को। फिर अर्थमेटिक लिटरेसी बहुत घटिया है प्लीज। मेंबर्स के ड्यूज एंड नॉट रिसीव्ड मेंबर्स के ड्यूज दोनों पॉइंट क्लब कर सकते हो, दैट कैन बी नाइस। इन्वेंट्रीज आ सकता है, परचेजेस आ सकता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स किधर भी डाल दो। द वर्स्ट थिंग, जैसे नया सिलेबस आया पहले तो मैं ढूंढा ही चैप्टर है क्या, नाम ढूंढा, वो मेरे को मिला, हाँ चाप नाम है, मतलब चैप्टर तो है। फिर मैं ढूंढने गया, उसके बाद सेकंड, ये चैप्टर अगर है, ऑडिट ऑफ सिनेमा हॉल है क्या, क्योंकि ऑडिट ऑफ सिनेमा हॉल में बहुत घटिया आंसर है इंटरनल कंट्रोल का, जो आज एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं 100% श्योर हूं, मैं ढूंढा कि अभी तक वो है क्या, तो मेरे को समझ में आ गया इस सिलेबस में कुछ भी नया नहीं है। दैट वाज माय कंक्लूजन कि अगर सामने वाले ने ढंग से एक बार पढ़ा होता, सॉरी नो ऑफेंस विद ड्यू रिगार्ड्स, अगर एक बार पढ़ा होता तो वो इसको कंटिन्यू नहीं करता पक्का से। क्या कंट्रोल बता रहा है वो जिंदगी में, पढ़ो ना प्लीज एक बार। और आया है लास्ट 3-4 अटेम्प्ट में क्वेश्चन भी है, ये इस सिनेमा हॉल के कंट्रोल पे क्वेश्चन आया है, 3-4 अटेम्प्ट में मैंने क्वेश्चन देखा है, अटेम्प्ट नंबर याद नहीं है मेरे को, सेम क्वेश्चन है। क्या चेक करोगे, एंट्रेंस ऑफ द सिनेमा हॉल, ये एंट्री मिलेगी ओनली थ्रू प्रिंटेड टिकट, किधर होता है। नेक्स्ट, दे शुड बी सीरियली नंबर्ड, कभी कौन चेक करता है यार। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टिकट्स इशूड फॉर ईच शो शुड बी डिफरेंट फॉर ईच क्लास, फॉर, अरे हाँ यार ऑब्वियसली, अरे हर शो का टिकट अलग अलग होना चाहिए, बैल्कनी का अलग होना चाहिए, प्लैटिनम अलग होना चाहिए, गोल्ड अलग होना चाहिए, ऐसा होता ना कैटेगरीज तुम्हारा। नेक्स्ट, एडवांस बुकिंग का सेपरेट सीरीज मेंटेन होना चाहिए, अरे सब एडवांस ही होता है, कौन जाके टिकट लाइन में लेता है, आजकल नंबर ही खत्म हो गया, वो पीपल मेक ऑनलाइन बुकिंग नाउअडेज। नेक्स्ट, इन्वेंट्री ऑफ टिकट शुड बी इन द कस्टडी ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ऐसा लग रहा है कोई प्रिंट करवा के बुक्स मंगा रहे हो किसी से, कस्टडी रखना ही इंपॉर्टेंट इंसान के पास में, जाने दो प्लीज, मैं अपना काम नहीं खोना चाहता, आई डोंट वांट टू लूज माय काम। चलो, कम टू ऑडिट ऑफ हायर परचेज एंड ऑडिट ऑफ लीजिंग, दोनों के लिए एक शॉर्टकट है, सुनिएगा शांति से। अगर गलती से ऑडिट प्रोसीजर पूछ ले कि आपको हायर परचेज कंपनी का ऑडिट करना है या लीजिंग कंपनी का ऑडिट करना है, एक सिंपल फंडा याद रखना, जैसे पार्टनरशिप फर्म में एलएलपी के ऑडिट में पार्टनरशिप डीड इंपॉर्टेंट था, एलएलपी डीड इंपॉर्टेंट था, वैसे ही यहां पे एक चीज ध्यान रखना, इनके अग्रीमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं इनके अग्रीमेंट्स। तो यहां पे हायर परचेज का प्रॉपर एक अग्रीमेंट रहेगा और लीजिंग कंपनी का भी एक प्रॉपर लीजिंग अग्रीमेंट रहेगा। वो अग्रीमेंट आपने ऑब्टेन करना चाहिए, वो अग्रीमेंट में सारी डिटेल मिल जाएंगी आपको कि भाई कौन से एसेट के लिए हायर परचेज किया गया है, कौन से एसेट के लिए लीज साइन किया गया है, उसमें दोनों पार्टी रहेगा, लेसॉर रहेगा, लेसी रहेगा, बराबर है कि नहीं है सर। दोनों पार्टी के डिटेल्स आने चाहिए, एसेट के बारे में डिस्क्रिप्शन आना चाहिए, पीरियड कितना है लीज का वो आना चाहिए, आपको मंथली पेमेंट कितना करना है वो आना चाहिए, साल मतलब एंडिंग में वैल्यू क्या रहेगा, अगर आपको एसेट को बेचने का है व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू जो आपको कंसिडरेशन के फॉर्म में देना पड़ेगा टू एक्चुअली कंप्लीट द लीज एग्रीमेंट, वो देखना चाहिए। मतलब आप लिटरली अग्रीमेंट को पिक करना, उसके अराउंड 4 पॉइंट लिख देना, आपका आंसर हो जाएगा। आई विल हेल्प यू टू रीड द आंसर, डोंट वरी, बट कीप इन माइंड चाहे वो हायर परचेस पूछे या लीजिंग पूछे, अग्रीमेंट के अराउंड ऑडिट प्रोसीजर में 4 पॉइंट हो सकता है। हाँ ऑब्वियसली कुछ एडिशनल पॉइंट आने चाहिए, अगर हायर परचेस वाला कंपनी रहेगा या लीजिंग कंपनी रहेगा, वो सामने वाले को ऐसा अग्रीमेंट साइन करके देने से पहले, द वन हु ओन्स द एसेट, जो सामने वाले को यूज करने के लिए देगा, सामने वाले का क्रेडिट वर्दीनेस इवैल्यूएट करेगा कि वो लोग टाइम पे पैसा दे पाएंगे क्या, वो लोग एक्चुअली एसेट को यूज करके जो उसके लिए हमको पैसा मिलना चाहिए, विल दे बी एबल टू मेक द पेमेंट और नॉट, ये हम जनरली इवैल्यूएट करते हैं। फिर प्रॉपर अग्रीमेंट्स बनाते हैं, अग्रीमेंट दोनों पार्टी के बीच में साइन होता है और ये देखने का है आर दे बोथ कंप्लाइंग विद द अग्रीमेंट्स और नॉट, मतलब पेमेंट टाइमली बेसिस पे कर रहे हैं क्या, पेमेंट रिसीव हो रहा है क्या, क्या एक्चुअली के अंदर जो हमारे टर्म्स थे वो एसेट जो इस अग्रीमेंट में है वही एसेट सामने वाले को यूज करने के लिए दिया है कि नहीं दिया है। ये अगर आप लिख करके 4 पॉइंट बनाएंगे आपका आंसर हो जाएगा। लेट मी हेल्प यू। आइए, हायर परचेज क्या होता है, पॉइंट नंबर 1 में लिखा है नॉट इंपॉर्टेंट, नंबर 3 में जो डायरेक्टली, व्हाइल चेकिंग अ हायर परचेज ट्रांजैक्शन ऑडिटर विल एग्जामिन द फॉलोइंग। नंबर 1, सबसे पहले हायर परचेज अग्रीमेंट इन राइटिंग होना चाहिए, शुड बी साइंड। और अग्रीमेंट में क्या क्या होना चाहिए, वही तुम्हारा आंसर खत्म हो जाएगा। व्हाट इज योर हायर परचेज प्राइस, व्हाट इज द कैश प्राइस ऑफ द गुड्स, अग्रीमेंट कब साइन हुआ है, कितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है, हर इंस्टॉलमेंट में अमाउंट इन्वॉल्व कितना है, किसको ये अमाउंट पेएबल है, कब ये अमाउंट पेएबल है, एंड कौन से गुड से रिलेटेड ये अग्रीमेंट बनाया है। मतलब अग्रीमेंट ऑब्टेन करो, उसके ऊपर 4 पॉइंट लिख दो, योर आंसर इज डन।
Are you understanding this? Real life audit will be far more detailed. I'm just telling you only from answer point of view. ICAI का जो आंसर है वो प्योरली अग्रीमेंट के अराउंड ही खत्म हो जाता है, खत्म हो गया. यू हैव टू राइट जस्ट एनी 4 पॉइंट्स. मैं तो बोल रहा हूं थर्ड उठाना, उसके अंदर से मस्त जो दिमाग, बस दिमाग में क्या बात याद रखना, सुनो. अगर वो गलती से पूछ ले ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप, ऑडिट ऑफ LLP, ऑडिट ऑफ हायर परचेस, ऑडिट ऑफ लीजिंग, कुछ याद ना आए, इन सब में इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है, उसमें जो जो है वो लिखना ही पड़ेगा. योर आंसर ऑफ 4 मार्क विल बी डन. 4 मार्क के बियॉन्ड पूछेगा नहीं, अनलेस वो क्वेश्चन पूछे एडवांटेजेस, तो तू लिख के आए अग्रीमेंट, तो गलत हो जाएगा. एडवांटेज प्लीज, वो तो ढंग से दिमाग लगा सकते हो. एडवांटेज फॉर अ पार्टनरशिप फर्म की ऑडिट क्यों करवाएगा, एडवांटेज फॉर अ LLP की ऑडिट क्यों कराएगा, वो अलग क्वेश्चन हो गया. अदर देन दैट नॉर्मली आंसर आपका जमेगा. सेम लीजिंग के लिए आ जाओ. लीजिंग के लिए रीड द ऑडिट प्रोसीजर्स. रीड द ऑडिट प्रोसीजर. सबसे पहले देखो नंबर 3, लीज अग्रीमेंट ऑब्टेन करना और एग्जामिन करना. क्या क्या एग्जामिन करना? डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेसोर, लेसी, इक्विपमेंट एंड द लोकेशन. टोटल टेन्योर क्या है, डेट्स ऑफ पेमेंट क्या है, लेट चार्जेस कितने रहेंगे, कुछ डिपॉजिट से एडवांसेस है क्या, सर इक्विपमेंट कब रिटर्न करना चाहिए, कॉस्ट क्या वॉन करना पड़ेगा, कहीं ऐसा है क्या हम उसको सबलेटिंग अलाउड नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल हमने सामने वाले को लीज पे दिया, वो किसी और को सबलीज नहीं कर सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? किधर लिखा हुआ रहेगा? सब कुछ लीज एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहेगा. फिर हमें क्या देखना है, हमने जो लीज एग्रीमेंट साइन किया है क्या हमें रेगुलरली उसका पेमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो चेक करना पड़ेगा. ये बेसिक, आप अग्रीमेंट के अराउंड 4 पॉइंट लिखेंगे, आपका काम हो जाएगा. मैं आपको 4 मार्क के आंसर के लिए हेल्प कर रहा हूं. इफ दे आस्क यू ऑडिटर्स प्रोसीजर्स, इफ यू आस्क यू ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कैसे आप इस ट्रांजैक्शन को चेक करोगे, ये क्वेश्चन के लिए आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं. आर यू कंफर्टेबल विद दिस? ऑब्वियसली यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज. डू यू नो द डिफरेंस? पता है क्या? बेसिक डिफरेंस ध्यान रखना, एक जो फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू जो आपको हमेशा समझ जाएगा. ऑपरेटिंग लीज इज लाइक टेकिंग समथिंग ऑन रेंट, जहां पे आप रेंट पे करोगे, रेंट को एज ए एक्सपेंस दिखाओगे, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज 10 years, तो नॉर्मली 75% से कम पीरियड के लिए लीज साइन होगा. फाइनेंस लीज इज लाइक ऑलमोस्ट पूरी यूजफुल लाइफ के लिए लीज साइन कर दिया है, एसेट तुम्हारी बैलेंस शीट में आने वाला है, द वन हु इज गोइंग टू यूज इट वो एज ए डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा, ना कि लीज का अमाउंट एज अ रेंटल एक्सपेंस. ये टेक्निकल डिफरेंस है. अगर ये समझा तो आप आराम से लिख पाओगे. इधर लॉन्ग टर्म पर्पस रहेगा, मतलब ऑलमोस्ट पूरा यूजफुल लाइफ कवर हो जाएगा, यहां पर 75% से कम यूजफुल लाइफ कवर होगा. कहना इसे यहां पर तो ऑलमोस्ट ट्रांसफर ऑफ एसेट का एक ऑप्शन ही रहेगा लीज एग्रीमेंट के अंदर, दैट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इतना पैसा पे करोगे और ये एसेट ट्रांसफर कर दिया जाएगा. पर वो सिर्फ फॉर्मेलिटी है. जिस दिन वो एसेट आपको यूज करने के लिए दिया वो आपकी बैलेंस शीट में दिख रहा है और आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, मतलब इनडायरेक्टली वो आपके बुक्स के अंदर एज ए एसेट जैसे ही आ गया, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंस लीज. ये बेसिक अगर डिफरेंस बता रहा तो भी काम हो जाएगा. आई विल हेल्प यू टू मार्क फ्यू पॉइंट्स जो मुझे लगता है बेयर मिनिमम रीड करने चाहिए. ओनरशिप, accounting treatment, lease term and tax benefit. ठीक है, ये आप एटलीस्ट इतना बेयर मिनिमम रीड करके जाना. अभी गुड. नेक्स्ट, ऑडिट ऑफ होटल में सिर्फ इंटरनल कंट्रोल वाला पार्ट रीड कर लेना अगर टाइम मिले तो एक बार. ऑडिट ऑफ होटल में इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि इधर चोरी बहुत कॉमन है ऑब्वियसली इन अ होटल बिजनेस. आपके पास में देखिए रेस्टोरेंट रहेगा, आपके पास में रूम्स रहेंगे, रूम में फर्नीचर रहेगा, इतनी सारी चीजें जो इजीली बहुत ज्यादा एम्बेजिल या पिल्फर की जा सकती है. इसलिए आपको अच्छे कंट्रोल्स लगाने बहुत जरूरी है. आपके डे टू डे बेसिस में इतने आइटम्स को आपको चेंज करते रहना पड़ता है कि बढ़िया कंट्रोल होना एसेंशियल चीज है. इसलिए कंट्रोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है, कोई भी 4 पॉइंट पिक करके ढूंढ लेना. ये जरूर आप रीड कर लेना एक बार. फिर आ जाएगी लास्ट क्वेश्चन, दयाल सिंह कॉलेज. देखो क्या बोलता है. एक कॉलेज है भाई, विच इज मैनेज्ड बाय अ ट्रस्ट. दे हैव रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 2 crore रुपीस फ्रॉम अ गवर्नमेंट एजेंसी. कोई तो एक प्रोजेक्ट के लिए ग्रांट मिला है रिसर्च रिलेटेड. एक ऑडिट प्रोग्राम बनाओ कि ये फंड का इस्तेमाल उन्होंने कैसे किया है, वो आप कैसे चेक करोगे. पहली चीज तो प्रिलिमिनरी नॉलेज, भाई ये कॉलेज बनाया किसने, कब बनाया, ट्रस्ट के हिसाब से बनाया कि नहीं बनाया, ट्रस्ट के कंप्लायंसेस किए कि नहीं किए,
लॉफुल कंसिडरेशन है कि नहीं है, उसका प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग। दूसरा चीज, केयरफुली अंडरस्टैंड ग्रांट लेटर कि एक्चुअली में उनको ग्रांट मिला है क्या, किस पर्पस के लिए ग्रांट मिला है वो चेक करना पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट में चेक करो पैसा आया भी है क्या। फिर सर मैनेजमेंट कैसे प्लान कर रहा है, वो 2 करोड़ के ग्रांट को कैसे यूज करेगा, उन्होंने कुछ बजट बनाया होगा ना, इस 2 करोड़ के अमाउंट को हम इन चीजों के लिए यूज करेंगे, तो प्लान रहेगा, एक्चुअल खर्चा रहेगा, देखो पैसे का इस्तेमाल कैसे किया है। फिर सर क्या कोई प्रोग्रेस है क्या प्रोजेक्ट के अंदर, उसके बारे में कहीं ना कहीं ट्रस्टीज के मिनट्स जो मीटिंग्स होते होंगे उनमें डिस्कशन होता होगा ना, ये प्रोजेक्ट के लिए जो हमने वैसा खर्च किया है उसमें प्रोग्रेस क्या है, क्या नया इनपुट्स हमको देना होगा, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। फिर सर जो पर्पस के लिए आपने प्रोजेक्ट के लिए फंड रिसीव किया था उस पर्पस के लिए पैसा यूज करना चाहिए। फिर सर कुछ अगर आपने फंड से फिजिकल एसेट्स वगैरह खरीदे होंगे तो उनका फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए, वो एसेट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं है। मतलब आप सोचिए वो हेडिंग के अराउंड अगर आप थोड़ा सोचेंगे, जनरल अप्रोच एज ए ऑडिटर लिखने का है, ये क्वेश्चन सिमिलर तरीके से गवर्नमेंट गारंटी होता है, उसके अंदर कॉलेज होता है, सोसाइटी होती है, ट्रस्ट होती है, स्कूल होता है, उसके अराउंड वो क्वेश्चन पूछते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर आंसर सब जगह पे आता है, रादर ये सेम क्वेश्चन विद द डिफरेंट नेम ऑफ कॉलेज उन्होंने बार बार पूछा है। ये ओल्ड से ओल्ड में पहली बार क्वेश्चन आया था, वहां से ये हर सिलेबस के अंदर 4-5 अटेम्प्ट में एक आधा गलती से आ जाता है। पार्ट ए डन। खुद से पढ़ते वक्त कहां से जाओगे, शुरुआत लोकल बॉडी, शुरुआत किधर से करोगे, लोकल बॉडी। लोकल बॉडी में क्या पढ़ोगे, टाइप्स ऑफ रेवेन्यू ग्रांट, ऑडिट प्रोग्राम। कहां से शुरुआत करोगे, लोकल बॉडी। लोकल बॉडी में टाइप्स ऑफ रेवेन्यू ग्रांट, ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम में ऑब्जेक्टिव्स एरियाज भी आ जाएगा, बराबर है। फिर जाओगे सीधा ऑडिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, इधर जाओगे ऑडिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। उसमें 2 मैटर्स हैं, एक एडवांटेज है ढंग से पढ़ने का। फिर जाने का ऑडिट ऑफ एलएलपी, एलएलपी के अंदर एडवांटेजेस पढ़ने का एंड ऑडिटर्स का ड्यूटी पढ़ने का। क्या पढ़ने का, ऑडिटर्स का ड्यूटी। मतलब सर लोकल बॉडी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, ये पहले 3 खत्म होने चाहिए, तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी जब क्वेश्चन आने की वो यही खत्म हो जाएगा। फिर सीधा जाओ हायर परचेज कंपनी, लीजिंग कंपनी, दोनों के अंदर एक एक पॉइंट मार्क किया हुआ है। हायर परचेज अग्रीमेंट, लीजिंग अग्रीमेंट, उसमें क्या क्या चीज चेक करोगे, उसके ऊपर 3-4 पॉइंट मार्क कराया ना, पॉइंट नंबर 3 हायर परचेज में मार्क कराया, लीजिंग में मार्क कराया, वो रीड करने का। इतना होने के बाद ये क्वेश्चन पढ़ने का, ग्रांट वाला पढ़ने का। मैं बोल रहा हूं शायद तुम्हारे टाइम में ना हो सकता है, बट आई एम टेलिंग यू, तुम आगे जब किसी को गाइडेंस करो तो उसको बोलना ही क्वेश्चन पढ़ के जाए, किसी न किसी के टाइम में जरूर आएगा। अरे बहुत बार आया है यार, मैं बोल रहा हूं, वरना मैं मेरे मॉड्यूल में कोई क्वेश्चन क्यों रखूंगा, इसी सोचो। जब मेरे को मालूम है ना उस क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है, किधर से भी कुछ भी पूछते हैं, वो जो बहुत बार रिपीट हो जाता है तो ही मैं उस क्वेश्चन को रखता हूं। अदरवाइज आई विल नेवर कीप अ क्वेश्चन इन माय नॉर्मल मॉड्यूल, आई विल पुट दैट इन द Q&A मॉड्यूल, बट वो खो जाएगा उधर, उसको इग्नोर कर दोगे। पर मैं चाहता हूं तुम उसको इग्नोर ना करो, मैं रीड करो, इसलिए लिखा है। इसके बाद में अगर समय मिले तो थोड़ा सा कंट्रोल पढ़ लेना सिनेमा हॉल के, थोड़ा सा होटल एंड हॉस्पिटल के बारे में पढ़ लेना, दैट्स इट। अभी गुड, चलो गवर्नमेंट ऑडिट हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट हो गया, आ जाओ पार्ट डी पे, वो और टाइम पास है, ऑडिट ऑफ ट्रस्ट एंड सोसाइटीज। इसमें ऑडिट ऑफ ट्रस्ट एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है आने वाले 2 अटेम्प्ट के अंदर ऑडिट ऑफ ट्रस्ट पे क्वेश्चन आपको मिलेगा, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। इसमें 2 क्वेश्चन मार्क करवाता हूं आपसे मैं, आ जाइए पेज नंबर 9D.3, कैन यू सी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस क्वेश्चन को मार्क करो एक तो, 9D.3, कैन यू सी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मार्क दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट पेज पे कैन यू सी हेडिंग ट्रस्ट, उसमें एक लाइन देखो, ऑडिटर हैज टू असर्टेन द फॉलोइंग। वो ऐसा पूछेगा, आपको एक ट्रस्ट का ऑडिटर बना दिया है, क्या क्या चीज को आपने कंसिडर करना चाहिए अपने ऑडिट के दौरान। और रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा, जनरली आपने ऑडिट के दौरान क्या क्या कंसिडर करना चाहिए व्हेन यू आर अपॉइंटेड अ ऑडिटर ऑफ अ ट्रस्ट। क्वेश्चन समझना जरूरी होगा, सुनिए, ये सेम ही चीज को 2 अलग अलग लैंग्वेज में लिख रहा है। एक बोलेगा ट्रस्ट को ऑडिट करते वक्त क्या क्या चीज कंसिडर करूंगा, दूसरा है जनरली मेरा क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है व्हेन आई एम डूइंग ऑडिट ऑफ अ ट्रस्ट। रेस्पॉन्सिबिलिटी का आंसर अलग है एंड ऑडिट के दौरान क्या पॉइंट्स कंसिडर करने हैं वो आंसर अलग है। कंफ्यूजन हो सकता है, वापस से बोलता हूं, मार्क कर लीजिएगा। ट्रस्ट का ऑडिटर अपॉइंट किया है, क्या क्या चीज कंसिडर करोगे, दिस विल बी योर आंसर।
इफ दे स्पेसिफिकली आस्क यू ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द ऑडिट ऑफ अ ट्रस्ट, ये हो सकता है वो ट्रस्ट के हिसाब से भी पूछ ले या सोसाइटी के हिसाब से पूछ ले। ये जनरल ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई है, स्पेसिफिक आंसर इधर है ट्रस्ट का, स्पेसिफिक आंसर इधर है सोसाइटी का। सोसाइटी का आंसर बढ़िया नहीं है, इसलिए उनको पूछने में मजा ट्रस्ट में ही आएगा। कभी ना कभी जब ट्रस्ट से बोर हो जाएंगे तो सोसाइटी में भी जाएंगे, मैं मानता हूं, बट पहले 2 अटेम्प्ट में प्रोबेबिलिटी ट्रस्ट की ज्यादा है। चलिए पढ़ के खत्म करें। आइए सबसे पहले फर्स्ट लाइन को मार्क कीजिएगा, 9D.2 पे आइए। देयर आर 3 बेसिक लीगल फॉर्म्स ऑफ चैरिटेबल एंटिटीज अंडर इंडियन लॉ। या तो आप लोग एक ट्रस्ट बना सकते हैं, उसके लिए ट्रस्ट एक्ट होगा, या आप सोसाइटी बना सकते हैं, उसके लिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट होगा, या फिर सबसे ज्यादा लॉजिकल जो रहेगा वो है सेक्शन 8 कंपनी, दैट इज गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट। अब सेक्शन 8 कंपनी है तो उसका ऑडिट तो लाइक ऑडिट ऑफ कंपनी है, तो उसके लिए अलग से इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं। इन्होंने बोला वो तो अलग ही नहीं है तुम्हारे लिए अलग क्या है, ट्रस्ट अलग है, सोसाइटी अलग है, तो उनका ऑडिट करना हम तुमको बता देंगे। सेक्शन 8 कंपनी इज लाइक एनी अदर कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट, उसका अपॉइंटमेंट रिमूवल सब कुछ सेम रहने वाला है जो एज पर कंपनीज एक्ट होता है, कुछ भी अलग नहीं है। इज दिस क्लियर टू यू? नीचे आइए। सर अगर एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पब्लिक ट्रस्ट के फॉर्म में बनाया है तो उसके लिए कौन सा एक्ट गवर्न हो जाएगा? पब्लिक ट्रस्ट एक्ट। एंड ये रेलेवेंट स्टेट के अंदर अपने खुद के तरीके से ट्रस्ट एक्ट को बदला जाता है। सोसाइटी के फॉर्म में अगर आपने बनाया है इट विल बी गवर्न्ड बाय, मार्क द वर्ड, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। बट सर सोसाइटी हो या ट्रस्ट हो, आर दे बोथ ऑलवेज गोइंग टू बी गवर्न्ड बाय इनकम टैक्स एक्ट? ऑब्वियसली वो तो कोई डाउट ही नहीं बनता है, बराबर है। एक चीज को और मार्क करना, अगर सोसाइटीज के पास में पैसा फॉरेन कंट्रीब्यूशन के फॉर्म में आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन के फॉर्म में, इसके लिए एक सेपरेट एक्ट बनाया दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। एक अथॉरिटी बना के दी है, बेसिकली वो ये चेक करता है, क्योंकि देखो डर क्या होता है, आपने ट्रस्ट और सोसाइटी इंडिया में बनाया, चैरिटेबल पर्पज के लिए पैसा कनाडा से आ रहा है, बट द मनी मे बी यूज्ड इन इंडिया फॉर सम रॉन्ग पर्पसेस, फॉर सम इलीगल पर्पसेस। इसीलिए जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता है उसे एक्चुअली में चेक करते हैं, केवाईसी मंगाते हैं कि कंट्रीब्यूट करने वाला जो पार्टी है वो कौन है, वो क्यों किस पर्पस के लिए पैसा हमारे कंट्री के अंदर भेज रहा है। नाम चैरिटी का होगा बट द यूसेज कैन बी समथिंग एल्स। और एक्चुअली आपको मालूम रहेगा बहुत सारे सोसाइटीज एंड ट्रस्ट के नाम के अंदर इलीगल ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। दैट इज व्हाई फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर आ रहा है तो उसे तो प्रॉपर्ली डिक्लेरेशन देके अथॉरिटी का परमिशन लेना होता है, ताकि वो लोग प्रॉपर केवाईसी परफॉर्म करते हैं किस पार्टी से पैसा आ रहा है, फॉर व्हाट पर्पस। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, एनीवेज ये नॉलेज के लिए हो गया। अब हमें क्या पढ़ने का, आंसर क्या लिखना है आईसीआई के सबसे। आ जाओ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या मेंटेन करोगे? ये तो स्टैंडर्ड चीज है। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे? इधर तो बीकॉम लेवल आंसर है, कैश बुक, लेजर, जर्नल, जो आपने रिसीट्स पैसा रिसीव किया होगा चैरिटेबल एंटिटीज के, तो रिसीट बना के देते हो ना आप, द रिसीट शुड बी प्रॉपर्ली मशीन नंबर्ड। ओरिजिनल रिसीट्स शुड बी इशूड टू द पर्सन जिसने पैसा दिया है, और एनी अदर बुक जो आपको लगता है मेंटेन करना चाहिए टू मेंटेन ट्रू एंड फेयर व्यू। कैन आई से बुक्स ऑफ अकाउंट्स इस टाइम पास? आगे आ जाओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब सर तुम ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, क्या तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होगा? बिल्कुल बनाना होगा। क्या उनको ऑडिट करवाना होगा? बिल्कुल करना होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाओगे विल यू कंप्लाई विद एएस? यस। ऑडिट जब करोगे विल यू कंप्लाई विद एसए? हाँ, वही चीज लिख के दी है, पढ़ के खत्म करते हैं। आइए, एवरी ईयर द ट्रस्ट हैज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, दे विल हैव अ प्रॉपर बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। रेस्पेक्टिव लॉज का जो फॉर्मेट रहेगा वो फॉर्मेट आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इधर आ जाइए, 4 पॉइंट पिक करने पड़ेंगे। पहला है पॉइंट नंबर ए, ऑडिटर ने उस ट्रस्ट या सोसाइटी से पूछना चाहिए आपने क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन किए, मुझे उसका लिस्ट दीजिए। आपने उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स को एक बार समझना चाहिए। पॉइंट नंबर ए लॉजिकल लगता है क्या? ऑडिटर शुड ऑब्टेन लिस्ट ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय द ट्रस्ट। क्या उन्होंने जो बेयर मिनिमम रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए थे वो मेंटेन किए हैं कि नहीं किए हैं, देखना पड़ेगा। पता चले बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स ही नहीं है तो ऑडिट करके क्या फायदा? तो नंबर 1 रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं क्या। अब नंबर 2, जब उन्होंने अकाउंटिंग किया ही है तो एएस फॉलो किया है क्या, ये देखना पड़ेगा। तुमने ऑडिट के दौरान क्या फॉलो करना चाहिए? ऐसे फॉलो करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 पढ़ के देखो, ऑडिटर शुड वेरीफाई वेदर रिकॉर्ड्स फॉर द पर्पस ऑफ इट्स ऑडिट डू दे कंप्लाई विद एएस एंड एसएस। लॉजिकल है कि नहीं है? एकदम जनरल आंसर है। नंबर 1 रिकॉर्ड्स ऑब्टेन करो,
क्या वो एएस एंड एसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बराबर है क्या, ए एंड बी में चेक करो। नंबर 3 और जनरल है। अब ऑब्वियसली तुम जब ऑडिट करोगे थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से काम करना, अपने स्किल्स का अच्छे से इस्तेमाल करना, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना, बराबर है कि नहीं, कॉशियस रहना, ऑब्जेक्टिव रहना। देखो नंबर 3, व्हाइल गिविंग योर रिपोर्ट यूज योर प्रोफेशनल स्किल, यूज योर एक्सपर्टीज, अप्लाई ऑल सच ऑडिट टेस्ट जो आपको लगता है सर्कमस्टेंसेस में इंपॉर्टेंट है। सो ऑडिट वैसे ही कंडक्ट करना जैसे एक्चुअली जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स, मतलब एसएस बोलते हैं। अरे जो ऐसा एसएस बोलते हैं वैसे ही ऑडिट करोगे ना, क्या प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल्स में चेक करोगे उनके? यस सर। ऑडिट के दौरान मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट ख्याल में रखना, अपने वर्किंग पेपर ढंग से मेंटेन करना। ऐसा लग रहा है कि गाइडेंस दे रहे हैं, तू इतने ऐसे पढ़ के आए, एक भी ऐसे का नंबर नहीं है, जनरल कंटेंट लिख रहा है। कुछ ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नथिंग बट, बाजू में लिख लो, एसेस। ये लिटरली हमारी ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर एसेस। मटेरियलिटी, रिकॉर्ड्स बराबर है कि नहीं है, वर्किंग पेपर्स मेंटेन करना, रिपोर्ट बराबर से देना, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना। प्लीज ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी को ढंग से पढ़िए। आंसर बहुत जनरल है पर मैं आपको बोल रहा हूं आने वाले 2 अटेम्प्ट में आपको या तो ये या ऑडिट ऑफ ट्रस्ट, दोनों में से कुछ ना कुछ पक्का मिलेगा। इसको ढंग से पढ़ लीजिए एक बार, कोई भी 4 पॉइंट आइडेंटिफाई कर लीजिए। बिल्कुल लॉजिकल लैंग्वेज है मेरे हिसाब से। पार्ट ए से पहले पार्ट डी में ये पढ़ के जाना, फिर जाके पार्ट ए में टाइम इन्वेस्ट करना। काइंडली रीड। ठीक है, आ जाइए नीचे। ऑडिट ऑफ ट्रस्ट। अब आपका ये वही जनरल आंसर होगा जो याद है क्या, स्पेशल स्टेप्स पढ़ाए थे आपको, जनरल स्टेप्स स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर। अब वापस काम में आएगा ऐसा आंसर लिखने के लिए। अब ऑब्वियसली ट्रस्ट है, ट्रस्ट के पास डोनेशन वगैरह आ सकते हैं, अलग अलग सोर्स से पैसा आ सकता है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन होना चाहिए। तो भी खर्चा रहेगा, खर्चा गलत पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए, इलीगल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए, खर्चा हमारे ट्रस्ट के प्रिंसिपल्स के हिसाब से होना चाहिए, वो चेक करना चाहिए। हर खर्चे से पहले अप्रूवल होना चाहिए, वो आपको देखना पड़ेगा। ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टीज जो है उनके मीटिंग्स होंगे, उनका मिनट बुक देखना पड़ेगा। सर ट्रस्ट किस पर्पस के लिए काम कर रहा है, वो पर्पस के लिए पैसा यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चेक करना पड़ेगा। आइए रीड करते हैं। सबसे पहला चीज, क्या आपने प्रॉपरली अपने अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, विच इज रिक्वायर्ड एज पर एक्ट एंड रूल्स। नंबर 2, वेदर रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट्स आर प्रॉपरली एंड करेक्टली शोन इन अकाउंट्स। जो मैं बोलता हूं तमाक करते जाओ। नंबर ए, अकाउंट्स आर मेंटेन्ड रेगुलरली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, रिकॉर्ड्स बराबर मेंटेन्ड है क्या। दूसरा, रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट्स प्रॉपरली रिकॉर्ड होने चाहिए, करेक्टली बुक्स में दिखने चाहिए। इज 1 and 2 क्लियर टू यू? सीधा आ जाओ, रीड पॉइंट नंबर 4, 1, 2, अगला 4 पढ़ो। वेदर ऑल बुक्स, डीड्स, अकाउंट्स, वाउचर्स, रिकॉर्ड्स, जो जो ऑडिटर को चाहिए वो ऑडिटर को मिलना चाहिए। ये ऑडिटर को ऑब्वियसली ऑब्टेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर 5 सुनिए, आपकी जो प्रॉपर्टीज होती है, मूवेबल हो या इमूवेबल हो, विल यू मेंटेन अ प्रॉपर रजिस्टर ऑफ द सेम? यस। एंड कुछ कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी को ऐसा चार्ज रखा जा सकता है फॉर अ लाइबिलिटी। तो वेदर अ रजिस्टर ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज इज मेंटेन्ड। अगर कुछ बदलाव आता है तो उसके अंदर हम बदलाव लाते भी रहते हैं। लॉजिकल है। नेक्स्ट, रीड पॉइंट नंबर 7, जो आपका प्रॉपर्टी है या आपका फंड्स है जो ट्रस्ट का, इट शुड बी अप्लाइड और यूज्ड ओनली फॉर द ऑब्जेक्ट और द पर्पस। जिस पर्पस के लिए आपने ट्रस्ट बनाया था उसके अलावा किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं होना चाहिए। मतलब पैसे का इस्तेमाल शुड बी यूज्ड फॉर दैट पर्पस और ऑब्जेक्ट जिसके लिए आपने ट्रस्ट बनाया था। इस पॉइंट नंबर 7 क्लियर टू यू? रीड पॉइंट नंबर 9,
क्या कोई भी मनी ऑफ द ट्रस्ट हैज बीन इन्वेस्टेड कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ द एप्लीकेबल एक्ट। इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो आपने रूल्स बनाए हैं उनके बियॉन्ड आपका पैसा किधर भी जाना नहीं चाहिए, ये हमको चेक करना पड़ेगा। नंबर 10, इज इट योर प्रोप्राइटी ऑडिट? All cases of irregular, illegal, improper expenditure or a failure or omission to recover money, मतलब या तो खर्चा ही इलीगल पर्पस के लिए किया है, ज्यादा खर्च कर दिया है, या सर पैसा किसी को दिया होगा जिससे पैसा आ नहीं रहा है और ये ट्रस्ट का पैसा किसी एक इंसान के पास अटक गया है। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ये चेक कौन करेगा? ऑडिटर चेक करेगा। देखिए कोई भी प्रॉपर्टी जो बिलोंग करता है ट्रस्ट को, या सर पैसा वेस्ट कर दिया गया है, लॉस कर दिया गया है, ऐसे एक्सपेंडिचर या फेलियर या ओमिशन सब कुछ सर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में रिजल्ट होंगे, मिसकंडक्ट हो जाएंगे, इसीलिए मैनेजमेंट का ट्रस्ट गलत माना जाएगा। ये कौन चेक करेगा? ऑडिटर चेक करेगा। ये पॉइंट अगर अच्छा लगे तो लिख लेना, पर मेरे हिसाब से बढ़िया पॉइंट है लिखने के लिए। फिर सर पॉइंट नंबर 11 इज वेरी टफ। मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर जो बनाए उतने मेंटेन रखना ट्रस्टीज के। उनकी मीटिंग रेगुलरली होने चाहिए। उनका मीटिंग होगा तो सर मिनट बुक भी मेंटेन कर लेना। मतलब 4-5 पॉइंट लिखना, ये पूरा बीकॉम लेवल आंसर है। देयर इज नो टेक्निकलिटी हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। राइटिंग एनी, एंड रिमेंबर क्वेश्चन कैन नॉट बी मोर देन 5 मार्क्स। आई हैव टू राइट ओनली 5 to 6 पॉइंट्स ऑन अ रियली रियली हायर साइड। समझा क्या? चलो एक आध पॉइंट और लिख देना। पॉइंट नंबर 16 ये हो सकता है, बहुत सारे डोनेशंस आपको क्या मिल सकते हैं? अनोनिमस मिल सकते हैं। उसको बैंक से अकाउंट होना चाहिए। सबसे बड़ा रिस्क होता है अनोनिमस डोनेशन आया, अनोनिमसली यूज कर लिया, मतलब आई मीन अकाउंट ही नहीं हुआ, मनी इज नेवर रियली अकाउंटेड फॉर। वैसा नहीं होना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड ऑडिट ऑफ ट्रस्ट? ऑनेस्टली 2 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर गलती से परेशान करना हुआ ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा। वो क्वेश्चन जनरल होगा, दोनों का आंसर है सिमिलर नेचर का बट अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। इधर आर्ग्यूमेंट मत करना, थोड़ा पढ़ के याद करके जाना। ये तीनों क्वेश्चन लास्ट डे पढ़ने पड़ते। ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट ऑफ ट्रस्ट एंड लास्ट है ऑडिट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में पॉइंट कम लिखे, जो मैं पॉइंट मार्क कराता हूं उतना आप लिख देंगे, सिमिलर आंसर ही मैच हो जाएगा। अरे है तो चैरिटेबल एंटिटी ना, अब सोसाइटी बनाओ या ट्रस्ट बनाओ क्या फर्क पड़ता है? इधर सोसाइटी एक्ट आ जाएगा, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट रादर देन पब्लिक ट्रस्ट एक्ट। आइए 2-3 पॉइंट को मार्क कीजिए। नंबर 1, क्या आपका रजिस्ट्रेशन एज पर एक्ट हुआ है क्या? नंबर 3, कहीं आपको अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया है तो उसके लिए प्रॉपर रजिस्ट्रेशन आपने किया है क्या? नेक्स्ट, आर यू कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट? Number 5, controls regarding the donations received and expenses. Controls होने चाहिए। Next, point number 9, all irregular, illegal, improper expenditure should be properly checked. अगर कोई खर्चा गलत तरीके से किया, चेक करना पड़ेगा ना। हो गया 5 पॉइंट। इधर कंटेंट कम है, मॉड्यूल में कम है, मैं कुछ नहीं कर सकता, उधर बहुत है। That's it. खत्म हो गया, इतना ही है वो चैप्टर, जबकि हमने सब हेडिंग्स गो थ्रू कर ली ऑलमोस्ट। अब अगर मैं 4 आवर्स में खत्म कर सकता हूं तो तुम 8-9 घंटे में तो खत्म कर सकते हो। 8-9 आवर्स तुमको लगेगा और उतने में तो हो सकता है ना, पहली बार पढ़ने के लिए। बराबर है, उसके अगली बार थोड़ा कम। कितनी बार पढ़ना चाहिए? देयर इज नो राइट आंसर, ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है। एटलीस्ट ये तो समझ में आया होगा मुझे पढ़ना क्या है, किस अप्रोच को फॉलो करना है, क्या क्वेश्चन देखना है, उतना काम भी समझा तो हो जाएगा। इसमें मैं क्या ही कर सकता हूं, और मतलब ऐसा है अभी ये कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए भी बढ़िया नहीं है कि मैं एक्सप्लेन कर दूं, मतलब यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। चलो 2-3 क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं, few questions and then chapter number 9 will be over. Let's look at few questions. कल जो पढ़ाया, आज जो पढ़ाया, चैप्टर 9 में से किधर से भी क्वेश्चन आ सकता है। रोने का नहीं, डरने का नहीं, इजी वाले पढ़ा रहा हूं ताकि कॉन्फिडेंस आए। ड्यूटीज ऑफ सीएजी, याद एक तरीका बताया था आंसर लिखने का। सीएजी कंपाइलेशन एंड सबमिशन ऑफ अकाउंट्स, किसका? यूनियन, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। याद आया क्या? फिर सर इनका ही रिसीट चेक करना है, एक्सपेंसेस चेक करना है। याद है
इन्होंने कोई लोन या ग्रांट दिया होगा वो चेक करना है, या कंसोलिडेटेड फंड से ही कोई सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है, याद है क्या 25 लाख एंड 75% से ज्यादा ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस का पैसा वहां से आया है, तो अल्टीमेटली कौन चेक करने वाला है? सीएजी चेक करने वाला है। ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सब ड्यूटी सीएजी की थी ना, ये जनरल ड्यूटी है। जब तक क्वेश्चन में ये ना लिख दे, समझ रहे हो क्या मेरा बात, तब तक आंसर जनरल ही आएगा। जब ये आ गया तो ये कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा? 143, 5, 6, 7 कल बताया था। इज दिस क्लियर टू यू? वेरी गुड। क्वेश्चन 14, मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट एंड इट्स, बोला था मैंने आपको, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव 3 थे, अकाउंटिंग ऑफ फंड्स, दूसरा अप्रेजल ऑफ पॉलिसीज, तीसरा बेस फॉर करेक्टिव एक्शन, कुछ गलतियां हो रही तो करेक्टिव एक्शन का बेस क्या बन जाएगा? गवर्नमेंट ऑडिट बन जाएगा। क्लियरली मार्क करवा के दिया था। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, आई नो रियली वेल व्हाट दे विल आस्क। अगर वो ढंग से पढ़ के जाओगे मार्क्स आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट 2 महीने पहले की कहानी थी, आज मैं आपको प्योरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। हाउ शुड यू अप्रोच? इज दिस क्लियर टू यू? वेरी गुड। Local fund audit wing of a state government has been appointed as the auditor for a local body. As an auditor, what will be your reporting? Reporting areas पूछे, objectives पूछे, concerns पूछे, आंसर सेम है। अरे लोकल बॉडी में ऑडिट प्रोग्राम का हेडिंग जो था ना, वो तो क्वेश्चन है। नंबर 2 में कंसर्न्स जो है वो आपके आंसर है। समझा क्या? आप अप्रोच बराबर रखो, कुछ दिक्कत नहीं हो सकता है, वो उधर से क्वेश्चन पूछेगा और आपका दिमाग में वही याद कर पाएगा, बाकी आपने पढ़ा ही नहीं होगा। तुम्हारा दिमाग अपने मान से ढूंढ लेगा, टेंशन मत लो। समझा क्या? वेरी गुड। 19 एग्जाम क्वेश्चन है, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर ऑफ अ हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर हॉस्पिटल। ब्रीफली डिस्कस द स्पेशल पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। सारे लिख के दिए, जो 4 मैच हो जाए। ठीक है, एक परेशान करने वाला क्वेश्चन था। ये तो पता ही है, 3 ग्रांट्स हो गया ना। 25 वाला पढ़ो जरा। ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, रेगुलरिटी ऑडिट, नंबर 1 या नंबर 5 कुछ भी पकड़ के लिख दो। अरे बोला था कि नहीं बोला था? वेरी गुड। 26 पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है। No inspection under 79 shall be made unless a notice has been given to the multi-state corp. याद है क्या? 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। इंक्वायरी हो या इंस्पेक्शन, तो पूरा कहानी लिखना पड़ेगा कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास में कंप्लेन आएगा। याद है क्या? फेडरल सोसाइटी से नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द बोर्ड मेंबर्स, नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द टोटल मेंबर्स और अ क्रेडिटर। याद है क्या? 15 दिन का नोटिस पीरियड देख करके वो क्या करने आएंगे? इंस्पेक्शन करने आएंगे। और अगर उन्होंने इंस्पेक्शन किया तो 3 महीने के अंदर अंदर उसको रिपोर्ट किसको बना के देना पड़ेगा? सोसाइटी को देना पड़ेगा। तो बताया था कल, यस और नो? ठीक है, एक क्वेश्चन और था, जस्ट 1 सेकंड, जो मेरे को लगता है आपको परेशान करेगा। टाइम पास। ये देखो, एग्जाम क्वेश्चन है। LLP approach CAK to understand various स्पेसिफिक क्वेश्चन किस पे है? रिटर्न्स पे है। तो आपको लिखना पड़ेगा ना, एक आपका एनुअल रिटर्न, दूसरा आपका सॉल्वेंसी वाला स्टेटमेंट, 60 days एंड 30 days आफ्टर 6 months। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ये एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन है अभी जुलाई 21 का। मेरे को मालूम है कभी कभी ऐसा होता है, वो एक आध क्वेश्चन जो आप इग्नोर करने के लिए जाओगे ना, LLP में सब पढ़ा है, लास्ट में छोड़ दोगे उधर ही क्वेश्चन आ जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं थोड़ा अप्रोच ठीक रखना ताकि दिक्कत ना आए। देखो बाकी इस चैप्टर से जो मैं आपको प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस दे रहा हूं, जनरली अभी बात सोचो, गवर्नमेंट ऑडिट क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल है, अब पढ़ भी लोगे, लॉजिकल भी है।
कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें से जनरली क्वेश्चन आ जाएगा। ट्रस्ट सोसाइटी, दोनों में से एक ट्रस्ट पे मान के चलो क्वेश्चन आएगा। तो ये प्रिडिक्टेबल हो गए। हो सकता है शायद पार्ट ए से क्वेश्चन ही ना आए, इसलिए बोल रहा हूं पहले बी सी डी फिर पार्ट ए, और ए में जो मैंने मार्क कराया उतना। काफी गुड। दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर डिस्कशन ऑन चैप्टर नंबर 9। वी आर डन विथ नाउ 5 एज वेल एज 9। कल लेक्चर रखा है मैंने आपके लिए। कल मैं कुछ ऐसे सोच रहा हूँ कवर करेंगे, फिर जो बचे हुए कुछ एसेज हैं वो कैसे कवर करेंगे वो भी आपको कल अप्रोच बताएंगे। एंड विल ट्राई टू रैप इट अप फ्रॉम द लाइव सेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि हमने क्या करना चाहिए। अभी गुड। टुमारो अगर अकाउंट्स है तो सेम टाइमिंग है, अकाउंट्स नहीं है मैं पूछ लूंगा अगर अभिषेक सर को, तो हम थोड़ा जल्दी कर लेंगे। ठीक है गाइस? ओके, थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, बाय बाय, एंजॉय।